हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी एक्सरसाइज 3.1 का मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो जरूर देखा होगा, क्योंकि वहाँ पर इस वाले चैप्टर के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझा दिए थे। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 3.2। इस एक्सरसाइज में तुम लोगों को ना बस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा सा बोरिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि बार बार तुम लोगों को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो छोटा सा मैंने एक ट्रिक यूज़ किया है, और वही ट्रिक मैं तुम लोगों को भी बताऊंगा। जो तुम लोगों को मैंने 3.1 में ही बताया था कि तुम लोग एक काम करना, एक ग्राफ के पेज में अच्छे से ग्राफ को नंबरिंग कर लेना, और उसके बाद उसका फोटो कॉपी मार लेना 4-5 पीस, या फिर 10 पीस भी कर सकते हो। उससे ना फिर तुम लोगों को बार बार वैसे लाइन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, बार बार लाइन बनाओगे ना तो उसमें बोर हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज। थोड़ा सा इसमें लेट होगी इस एक्सरसाइज का वीडियो लाने में। इसका एक छोटा सा रीजन भी है कि क्लास 9 के बच्चे भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमारे लिए वीडियोस बना दो। मैंने उनके लिए वीडियोस बनाया, उसके बाद उन्होंने उस वीडियो को इतना शेयर कर दिया कि वो मेरा रैंक करने लगा। तो मुझे लगा कि यार 9th वाले बच्चे ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, 10th वाले थोड़ा कम कर रहे हैं, तो फिर मैंने 9th वालों को दूसरा वीडियो भी बना दिया। तो देखो, तुम लोग अगर चाहते हो कि तुम लोगों की भी इसी तरीके से जल्दी जल्दी मैं वीडियोज़ बनाऊँ आगे के एक्सरसाइजेस का, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। तुम लोग शेयर वेयर नहीं करते हो, अकेले पढ़ते हो और उसके बाद बस छोड़ देते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट, ना शेयर। तो वैसे में वीडियो फिर दब जाता है। 1-1 घंटे का वीडियो बनाने में 3-3 घंटे का समय लगता है, तुम लोगों को क्या पता है। और वो फिर मेहनत बेकार चला जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं जल्दी जल्दी आगे की वीडियोस बना दूं, सारे के सारे बुक का कंप्लीट कर दूं, तो तुम लोग इस वीडियो को एकदम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना। जितने भी अभी तक मैंने आर डी शर्मा के वीडियोस बनाए हैं ना, चैप्टर 1-2 का और 3.1 का, उन सभी में मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर लाइक और कमेंट चाहिए इस वाले वीडियो में। तभी मैं आगे की वीडियो जल्दी जल्दी बनाऊंगा। नहीं तो 9th वाले देखो मेरे को पकड़ के ले जाएंगे, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता है कि मैं दोनों के वीडियोस एक साथ बना सकूँ। तो कभी उनका बनाऊंगा, कभी तुम्हारा बनाऊंगा। जो ज़्यादा सपोर्ट करेगा उनका जल्दी बनेगा। ठीक है, तो मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं, सीरियस था मैं। हाँ सर, सीरियस ही था। तो 3.2 है हमारा, इसका क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इसमें बोला गया है कि ये जो इक्वेशंस है ना, इनको ग्राफिकली वो करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। अगर तुमने मेरा 3.1 का वीडियो देखा होगा, तुम्हें अच्छे से याद होगा कि वहाँ पर सॉल्व करने के लिए नहीं कहा था, बस ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा था। फिर भी मैंने तुम्हें समझाया था कि सॉल्व क्या होता है, यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा सा लेंदी होता है इसका प्रोसेस, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। चलो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है 3x + y + 4 = 0 और 3x - y + 2 = 0। आप लोगों को याद है हम लोग क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। 3.1 में मैंने क्या बताया था कि हम यहाँ से x और y की वैल्यूज निकालते हैं, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं किसी एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए। इसके लिए इस तरीके से बॉक्स बनाया जाता है। ऐसे बॉक्स बना लो। ये मैंने जो बॉक्स बनाया है, ये मान लो पहले वाली इक्वेशन के लिए है। ये ऊपर में x लिखना है, नीचे में y लिखना है, और ऐसे कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तुम 3 भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर अगर इक्वेशन नंबर देखो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर करता हूँ, यानी इक्वेशन 1 का अगर मैं यूज़ करूँ, तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, इस 4 को उधर भेज देता हूँ और 3x को उधर भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा y = माइनस में 4 भी हो जाएगा, और ये जो 3x है ये भी मेरा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 4 भी माइनस में हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर x का वैल्यू अपने मर्जी से कुछ भी पुट करना है, जिससे y का कोई वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर, अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसा वैल्यू पुट मत करना जिससे आंसर बहुत बड़े नंबर आए। 10 से ज़्यादा का आंसर नहीं आना चाहिए। 10 से ऊपर का जब आंसर आता है ना, तो ग्राफ पेपर में प्लॉट करने में दिक्कत होता है, क्योंकि साइज थोड़ा ग्राफ पेपर का कम रहता है। ठीक है, तो कोशिश करना 8 तक ही हमारा मैक्सिमम आंसर है, उससे ऊपर ना जाए। जैसे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि अगर मैं मान लो इसको -1 कर देता हूँ, तो -1 और ये मेरा -3 मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 3 बन जाएगा, और ये 4 हमारा माइनस में है, तो वो फिर सॉल्व होकर के -1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अगर हम लोग x का वैल्यू -1 लेते हैं, तो उस कंडीशन में y = हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई -1, और फिर माइनस का 4 है, तो ये +3 और -4 = माइनस का 1 ही आ जाएगा। तो x का वैल्यू -1 लेने से y का वैल्यू भी मेरा -1 आ गया। छोटे छोटे नंबर आ गए, जितना छोटा नंबर रहे उतना ही बढ़िया रहता है। ये मैंने पहला सॉल्यूशन निकाला। हम लोग एक और सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर मान लो अब मैं यहाँ पर x के बदले में अगर मैं 0 ले लेता हूँ, अगर मैं x = 0 ले लेता हूँ, तो उस कंडीशन में y = हो जाएगा -3, x के बदले में हो जाएगा 0 और फिर -4। तो -3 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और -4 हमारा एज इट इज उतर जाएगा। तो x = 0 लेने पर y का वैल्यू -4 आ गया। तो इसको ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, अभी हम उसी तरीके से दूसरे वाले के लिए भी निकालेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान रखना, जो बच्चे 3.1 का वीडियो अगर नहीं देखें तो उन्हें शायद ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है ना x का, वही तुम भी लिखो। बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी ये कंपलसरी नहीं है। तुम इसके दूसरे आंसर भी लिख सकते हो।
तुम यहाँ पर x के बदले में +1 भी लिख सकते हो, तुम x के बदले में +2 भी लिख सकते हो। तुम्हारा जो लास्ट में सॉल्यूशन निकलेगा ना वो सेम मेरे ही वाला सॉल्यूशन की तरह निकलेगा, अलग नहीं निकलेगा। अगर तुम कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करो तो, अगर कैलकुलेशन तुम सही करते हो तो तुम x का वैल्यू कुछ दूसरा भी ले सकते हो। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। बस यही ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा वैल्यू मत रख लेना जिससे हमारे पास y का वैल्यू बहुत बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं इक्वेशन नंबर 2 के पास। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इक्वेशन 2 का बात करूँ तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यहाँ पर x है, यहाँ पर y, और फिर से हम लोग दो सॉल्यूशन निकालेंगे। इक्वेशन 2 में भी देखो यहाँ पर माइनस का y है, तो एक काम करते हैं, इस माइनस के y को उधर ले जाता हूँ, तो ऐसे हो जाएगा ये 3x प्लस का 2 इक्वल टू प्लस का y, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू 3x प्लस का 2। खेल खत्म, इसे साइन भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग फिर x के बदले में कौन सा नंबर ले लें, फिर से -1 ले लें क्या। x के बदले में -1, देखो यहाँ पर फिर बन जा रहा है ना, ध्यान से देखना। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर -1 लेता हूँ तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1 और प्लस का 2, तो ये बच्चों -3 + 2 हो जाएगा जो कि -1 आता है। तो x इक्वल टू -1 लिए तो y इक्वल टू भी -1 आया, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 ले लेता हूँ पिछली बार की तरह, तो यहाँ पर क्या आएगा, जरूरी नहीं है कि तुम भी सेम टू सेम ही लो ना, ये भी ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर -1 लिया, यहाँ -1 ले लिया, अब मैं यहाँ पर भी 0 लिया था, मैं यहाँ भी 0 ले रहा हूँ, तो तुम भी वैसे ही करो। बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये रूल नहीं है, ये बस मैं मजे मजे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर निकल कर क्या जा रहा है। कई बार -1 लेने से आंसर नहीं निकल कर के आता है, निकलता है लेकिन फ्रैक्शन में निकल जाता है, तो हम दूसरा नंबर लेते हैं, ठीक है। 3.1 का प्लीज़ एक बार वीडियो जरूर देख लेना ना, जो बच्चा नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 0 और प्लस का 2, तो देखो y का वैल्यू अपना 2 निकल जाएगा, क्योंकि तो 0 हो गया और 2 बच गया। तो x इक्वल टू 0 लेने पर y का वैल्यू 2 निकल करके आ गया। तो ये हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाल लिए। अब इसी सॉल्यूशन को अपने को ग्राफ पेज में रिप्रेजेंट करना है। चलो ग्राफ वाले पेज में, तो देखो इस तरीके से ग्राफ वाले पेज में तुम लोगों को x एक्सिस और y एक्सिस बना लेना है। इस वाली लाइन को x एक्सिस कहते हैं, इसको y एक्सिस कहते हैं। इधर प्लस वाला नंबर होता है, इधर माइनस वाला, ऊपर में प्लस वाला नंबर होता है, नीचे में माइनस वाला नंबर होता है, ठीक है। अब जो हमारा पहला सॉल्यूशन निकला था उसमें x भी -1 था और y भी -1 था। तो x देखो -1 यहाँ पर है और y -1 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट मेरा हो जाएगा -1 के लिए, ठीक है। फिर जो दूसरा सॉल्यूशन निकला था उसमें x के लिए हमने 0 लिया था, तो y के लिए -4 आया था। तो देखो x के लिए जो 0 होता है ना वो यहाँ पर होता है इस वाले पॉइंट पर, और y के लिए फिर -4 था, तो y के लिए -4 हम लोग नीचे जाएंगे तो वो यहाँ पर मिलेगा। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों, तो देखना तुम लोग एक लाइन बनेगी, सीधी लाइन बनेगी एकदम मस्त वाली। ये देखो, ये दोनों पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बनी है। ये जो लाइन है ना, ये पहले वाले जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया था 3x + y + 4 = 0, उस लीनियर इक्वेशन को ही ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताता हूँ। मान लो किसी बच्चे ने कोई दूसरा वैल्यू लिया रहता, मान लो किसी बच्चे ने x का वैल्यू -2 लिया रहता ना, तो उसका आंसर y का वैल्यू +2 आता। जो हम लोगों ने यहाँ पर x का वैल्यू बच्चों -1 लिया था, तो y का वैल्यू -1 आया था ना। अगर तुम यहाँ पर x के बदले में -2 लेकर के देखना, y का वैल्यू भी -2 आएगा, और फिर वो वाली जो पॉइंट होगी वो हमारी कहाँ पर आएगी, कहाँ गया, अरे कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये वाले पॉइंट पर आएगा। तो अब तुम्हारा मान लो यहाँ पर पॉइंट आया है, मेरे ये 2 पॉइंट आए हैं, तो मैंने ऐसे लाइन बनाया ना। अब मान लो तुम्हारा यहाँ पर पॉइंट आ जाता और तुम दूसरा मान लो यहाँ पर एक पॉइंट निकाल लेते या कहीं भी दूसरी जगह निकाल लेते, तो भी तुम्हारा यही लाइन बनता। जो लाइन मेरा बना है ना, इन दोनों पॉइंट की वजह से तुम्हारा पॉइंट मान लो यहाँ पर आता और यहाँ पर आता, तो भी तुम्हारा ऐसी लाइन बनता। कहने का सिंपल सा मतलब है कि दूसरे सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो, कॉपी पेस्ट मत करना मेरा वाला, यानी कि सर ने बोला था तो मैं भी वही करता हूँ, भूल जाओगे एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में याद नहीं आता है, तो ये चीज़ सीखो खुद से। अभी दूसरे सॉल्यूशन रख करके भी देख सकते हो। एक तो पहला हम लोगों ने कर लिया, फिर दूसरे वाले में सेम ऐसे ही हुआ था, x के बदले में -1 लिए थे, तो y के बदले में भी -1 आया था, तो वो वाला पॉइंट तो यहीं पर होगा, x के बदले में -1 और y के बदले में -1। फिर हमने जब x का वैल्यू 0 लिया था, तो y का वैल्यू प्लस वाला 2 निकल करके आया था। तो प्लस वाला 2 कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है। ये वाला पॉइंट मेरा y के लिए +2 है और x के लिए 0 कहलाएगा। अब तुम इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिला दो, ठीक है। ये इन दोनों को ऐसे ऐसे करके मिला दिया मैंने। तो अब जहाँ पर ये आपस में इंटरसेक्ट हुए हैं ना बच्चों, उसी पॉइंट को कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी कि जो 2 इक्वेशन हम लोगों को दिए हुए थे, उन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों इक्वेशन के लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। बुझाया कि ना बुझाया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
हमसे इस वाले में देखो, पिछला जो एक्सरसाइज था उसमें हम लोगों से सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा था, इतना काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं, 3.1 में भी लाइन वगैरह बनाना मैं तुम लोगों को सिखा चुका हूँ। उसमें सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा था, यहाँ पर सॉल्यूशन पूछा है कि बताइए सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब है कि आपको सॉल्यूशन बताना है इक्वेशन का। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को आपस में कट करते हैं, ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो जो सॉल्यूशन होगा ना इस इक्वेशन का, जो दो इक्वेशन हम लोगों को दिए हुए थे, इनका जो सॉल्यूशन होगा, इसलिए जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल करके आया वो कितना निकल करके आया, तो जहाँ पर कट हुआ था वहाँ पर x का वैल्यू -1 था और y का वैल्यू भी -1 था। अब एक और छोटी सी ट्रिक सीखो या कॉन्सेप्ट समझो कि कभी भी बच्चों ना, अगर सॉल्व करते समय तुम्हें कॉमन पॉइंट मिल जाए, यानी कि जो इसका आंसर तुम्हें मिले वही आंसर इसका मिले, तो तुम समझ जाना कि वही उसका फाइनल सॉल्यूशन भी होगा। लेकिन बस यहाँ पे डायरेक्ट लिखना नहीं है, उसके बाद हम लोगों को ग्राफ में ऐसे मेहनत करके दिखाना भी पड़ेगा और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे कि यह हमारा सॉल्यूशन है। जो कॉमन पॉइंट होता है वहीं पर कट होता है, जैसे -1 वाला कॉमन पॉइंट था, इसीलिए दोनों लाइन एक दूसरे को वहीं पर कट किए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कई बार हम लोग को ना सॉल्व करते समय कॉमन आंसर वहीं पर पता चल जाता है, कई बार नहीं भी पता चलता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये कोइंसिडेंस होते हैं, इसको मैंने कोई इंसिडेंट क्या बोलते हैं उसको यार, जानबूझ करके, अरे यार अंग्रेजी मीडियम का नहीं हूँ बच्चों, मैं थोड़ा हिंदी मीडियम वाला हूँ तो वर्ड भूल जाता हूँ। तो मैंने उसको बोलते का है, मेरा इंटेंस नहीं था, हाँ इंटेंशियली, इंटेंस, अरे यार बच्चों भागो यहाँ से, मैं अंग्रेजी वाला आदमी बनूंगा, मैं हिंदुस्तान का बच्चा हूँ, हिंदी बोलूँगा। बस कहने का इतना मतलब था कि ये मैंने जानबूझ करके दोनों का सॉल्यूशन यहाँ पर सेम नहीं निकाला था। कई बार ऑटोमेटिकली निकल जाता है, हम लोग सॉल्व करते रहते हैं और आंसर सेम टू सेम निकल जाता है, और कई बार नहीं भी निकलता है। तो अगर सेम निकल जाए तो तुम बस ये समझ जाना कि वही हमारा फाइनल आंसर भी होगा, यानी कि उसी पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट भी करेंगे। बस खेल खत्म, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझाने वाला। चलो जो अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। बहुत आसानी इसलिए क्योंकि इसमें हम लोगों को सॉल्यूशन भी नहीं निकालना पड़ता है। देखो x का वैल्यू दिया है 0 और y का वैल्यू दिया है -7। पहले मैं y वाला तुम्हें समझाता हूँ, फिर x वाला समझाऊंगा। ध्यान से देखो कि अगर कभी भी किसी भी इक्वेशन में ना दो वेरिएबल ना दिया हो, सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया हो, ये अलग अलग वेरिएबल है, मैं सोचना कि सर आपने एक ही क्वेश्चन को लिख दिया है क्या? नहीं बेटा, जैसे पिछले बार 3x प्लस में 4y यानी y और प्लस में 4 ऐसे करके लिखा था ना, इस बार उसी को इतना छोटा सा लिखा है, x = 0, ये नंबर इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है सेकंड वाले इक्वेशन का। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तुम यहाँ पर मुझे ये बताओ कि y का वैल्यू -7 कहाँ पर है बेटा? बोलोगे सर ये रहा y का वैल्यू -7, जो y वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन, इसमें यहाँ पर -7 है, तो यही y का वैल्यू -7 कहलाएगा। बिल्कुल सही बताया तुमने। अब इस पॉइंट का अगर हमें लाइन बनाना रहता है ना, तो वो लाइन ऐसे बनता है, इस तरीके से। अगर y में कोई भी पॉइंट है, अगर y वाली लाइन में कोई भी पॉइंट है तो वो लाइन x वाले के पैरेलल बनती है। अगर y के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो वो वाली लाइन जो बनती है वो x वाले लाइन के पैरेलल बनती है। समझ में आया? ये जो लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y = -7 को। y = जो -7 हम इक्वेशन दिया हुआ था, ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन का भी लाइन बनता है, वो ये लाइन है। आया समझ? बुझाया इतना मेरी बात? अब आते हैं x = 0 कहाँ पर होगा सर? तुम ही लोग मुझे बताओ x = 0 कहाँ पर है? x वाले में ये +1 है, ये -1 है, तो x का वैल्यू 0 तो यहाँ पर होता है, x का वैल्यू भी 0 यहाँ पर होता है और y का वैल्यू भी 0 यहाँ पर होता है। तो अब इसका फिर लाइन कैसे बनेगा सर? तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने जब y वाले में हमारे पास पॉइंट था तो हमने जो लाइन बनाया वो x के पैरेलल बनाया, उसी तरीके से अगर x वाला हमारा 0 है तो उसका जब मैं लाइन बनाऊंगा तो वो y वाले के पैरेलल बनेगा, या कह लो y वाले के ही ऊपर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 0 दे दिया है ना। अगर मान लो x का वैल्यू -1 दिया रहता बच्चों ना, यहाँ पर अगर दिया रहता तो मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करता, लेकिन x का वैल्यू 0 अगर दिया हुआ है तो जो लाइन बनेगा ना वो y वाले के ऊपर ही बनेगा। यही इसका ट्रिकी पार्ट है। ये जो मैंने ब्लू कलर से ऐसे लाइन मार्क किया है ना, ये मतलब जो y एक्सिस है तुम समझ लो वही हमारे पास, यानी करके इसे समझाऊँ यार मैं बच्चों को, ये y वाली जो लाइन है ना बच्चों, ये y वाली लाइन, यही वाली लाइन के ऊपर ही हमारा x का वैल्यू 0 का लाइन बनता है। समझे? ये इसका कॉन्सेप्ट, इसीलिए बच्चे से कन्फ्यूज आते हैं। तो बोलोगे फिर से सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन देखो वही चीज़ है, सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं। तो कहाँ पर कट किए? इस वाले पॉइंट पर। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ही ना, ये और ये एक दूसरे को कट किए, तो इस वाले पॉइंट का वैल्यू क्या है? अब इस वाले पॉइंट पे तुम बोलोगे सर वैल्यू y = -7 है, लेकिन मैं बोलूँगा कि x का वैल्यू बताओ, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम x का भी वैल्यू लिखते हैं और y का भी वैल्यू लिखते हैं।
तो तुम y का तो बता दोगे सर y का वैल्यू -7 है इस वाले पॉइंट पर, तो इसका x का वैल्यू 0 हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि y वाले लाइन के ऊपर x का वैल्यू 0 होता है, तो ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आया? नहीं आया होगा तो कमेंट करके बता सकते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जो अगले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं, थोड़े से जो अच्छे क्वेश्चन हो, थोड़े जरूरी क्वेश्चन हो। देखो बच्चों, जो थर्ड वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, इसमें ये बोला गया है सो ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। बच्चा पार्टी, अगर कोई भी तुम्हारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ हो ना, और तुमने उनके लाइन ड्रॉ किए, और अगर तुमने लाइन ड्रॉ किया और वो लाइन एक के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए, पहले लाइन के ऊपर ही अगर दूसरा लाइन आ जाए, तो तुम समझ जाना कि वहाँ पर हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। जब कट होता है ना, तो एक पॉइंट पर कट होता है, इसलिए उसका एक सॉल्यूशन होता है। लेकिन मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और उसी के ऊपर दूसरा लाइन बन गया, तो इसका मतलब हर पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहा है, तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो इन दोनों में जब मैं इक्वेशन में भी लाइन बनाऊंगा ना, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि देखना एक के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा। और उसी तरीके से इसमें 5 और 6 में ये बोला गया है कि शो ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब कहते हैं? जब हमारा सॉल्यूशन निकलता है, चाहे वो एक सॉल्यूशन निकले या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकले, उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट कहते हैं जब हमारा नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई सॉल्यूशन ही ना निकले। तुम लोगों से नो सॉल्यूशन में कैसे बनता होगा? जैसे देखो, हमने जब लाइन बनाया पहले वाले में, तो ऐसे कट हुआ था ना एक्स की तरह, तो एक सॉल्यूशन हुआ था। अभी मैं इसका बना करके दिखाऊंगा, इसमें एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बन जाएगा, तो समझ जाना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर दो लाइन मैंने बनाया और दोनों पैरेलल लाइन बन गया, जैसे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाली लाइन और ये जो लिखा हुआ है, ये आपस में पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है, कहीं पर टच ही नहीं हो रहे हैं। तो जब दोनों कहीं पर टच हो ही नहीं रहे हैं, तो उसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और उसी को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो इस थर्ड वाले को बनाते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पर जो पहला इक्वेशन हमें दिया हुआ है वो है 2x + 3y इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर 6 दिया हुआ था, मैंने 0 क्यों लिख दिया है नहीं पता क्यों लिख दिया 0, है ना, इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है। हम लोगों को x और y के दो वैल्यूज़ कम से कम निकालने हैं, तो मैं काम करता हूँ, पहले 3y को उधर भेज देता हूँ, फिर 2 को भी उधर भेज देता हूँ। तो ये ऐसे हो जाएगा, x इक्वल टू 6 हो जाएगा, 3y इधर आकर के माइनस का 3y हो जाएगा, और ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई में वो इधर आकर के डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर y का कोई वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। जैसे मान लो y का वैल्यू मैं 2 रख लेता हूँ, तो ये 3 2 6 होगा, और x का वैल्यू देखना 0 निकल जाएगा। अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पे 2 लेता हूँ, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस में 3 × 2, 3 × 2 और डिवाइड बाई में 2 है, तो ये हो जाएगा 6, फिर ये भी 3 2 6 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो ये 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू जब मैंने 2 लिया तो x का वैल्यू मेरा 0 निकल करके आ गया। वैसे अगर मैं y का वैल्यू 0 ले लूँ तब क्या होगा भाई? अगर मैं y का वैल्यू 0 ले लूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का कि कोई ऐसा वैल्यू y का मत लेना जिससे फ्रैक्शन में आंसर आ जाए। जैसे मान ले मैं अगर y का वैल्यू यहाँ पर प्लस का 1 ले लेता हूँ, ध्यान से समझना मेरा बच्चा, अगर y का वैल्यू मैं प्लस का 1 लेता हूँ तो 3 1 जा 3 होगा, 6 में से ये 3 माइनस होकर के कितना आएगा ऊपर में, न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा, 6 में से 3 माइनस होकर के, और डिनोमिनेटर में 2 है, तो 3 और 2 कट होगा का, होगा ही नहीं कट, वो फ्रैक्शन बन गया। और फ्रैक्शन को अगर हम लोग कट करेंगे तो डेसिमल में आएगा, और डेसिमल को ना रिप्रेजेंट करने में नानी याद आ जाती है ग्राफ पेपर में, तो इसीलिए वो आंसर गलत नहीं होता। ये मत सोचना कि सर 3/2 जो होता है आंसर गलत होता है का, बिल्कुल भी नहीं, वो भी आंसर होता है, और वो भी लाइन के ऊपर ही आता है, लेकिन उसको ढूंढने में नानी याद आ जाती है। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा नंबर जो हो वो प्लस वाला हो, माइनस वाला हो, लेकिन फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर y का वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ, तो फिर x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस में 3 × 0 डिवाइड बाई 2, 3 × 0 यानी कि 0 हो गया, तो 6 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 0 लेने पर x का वैल्यू मेरा 3 निकल करके आ गया। ये पहले इक्वेशन के सॉल्यूशन बना लिए। चलो दूसरे इक्वेशन का भी मैं थोड़ा सा जल्दी से बना लेता हूँ, वीडियो को रोक करके, नहीं तो एक एक चीज़ समझाने में ना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा बच्चों। तो देखो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है 4x + 6y इक्वल टू 12। इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। मैंने पहले तो इसको ट्रांसफर किया, 6y को उधर भेजा तो माइनस का 6y हो गया, और जो 4 मल्टीप्लाई में था इधर आकर के डिवाइड में हो गया। अब मैंने y के बदले में यहाँ पर माइनस का 2 रखा है, तो x का वैल्यू 6 निकल करके आ गया है। लेकिन रुको, एक छोटा सा मुझे ट्रिक भी बताना था, इसीलिए मैंने दूसरा सॉल्यूशन नहीं निकाला। ट्रिक ये है बच्चों कि देखो जो सॉल्यूशन यहाँ निकला है ना, अगर क्वेश्चन में पहले से बोल दिया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना बच्चा,
तो दूसरे वाले का भी सेम सॉल्यूशन ही निकलेगा। अगर तुम लोग जैसे मान लो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अलग से इसलिए निकाल के दिखाया है ताकि तुम लोगों को मैं कॉन्सेप्ट समझा सकूँ कि तुम अलग सॉल्यूशन निकालोगे तो भी तुम्हारा जो लाइन बनेगा ना वो इसी पॉइंट के ऊपर बनेगा, यानी कि इसका जब मैं लाइन बनाऊंगा और जब मैं इसका लाइन बनाऊंगा तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ठीक है, भले मैंने अलग पॉइंट निकाला है अभी मैं, लेकिन एक तो तुम्हें ये भी सिखा देता हूँ कि सेम पॉइंट भी निकलेगा, क्योंकि ओवरलैप जब करेगा तो सेम पॉइंट निकल भी करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर जब y का वैल्यू 2 लिया था तो मेरा x का वैल्यू 0 निकला था ना, देखना यहाँ पर भी वैसी होगा, भले अलग इक्वेशन है लेकिन तुम देखना अगर मैं y इक्वल टू 2 लेता हूँ, नहीं कितना लिया था, हाँ 2 लिया था ना, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस में 6 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई में 4, तो ये देखो हो गया ना 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 4 यानी कि 0 डिवाइड बाई 4 और ये होता है हमारा 0। तो जो यहाँ पर आंसर निकलता है वही आंसर इसमें भी निकलता है, तुम वो निकाल सकते हो, बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। ये मैं सोचना कि सर हम लोग एग्जाम में जब आएगा तो क्या अलग अलग आंसर निकालना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, अगर हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्वेश्चन ने पहले से बोल दिया है तो तुम एक बार दिमाग लगाना पहले क्वेश्चन में कि x के बदले में क्या रखूँ तो y का वैल्यू निकलेगा, या y के बदले में क्या रखूँ जिससे x का वैल्यू निकलेगा। ये पहले वाले में बस दिमाग लगाना, दूसरे वाले में बस उसी को कॉपी पेस्ट मार देना, जो वैल्यू तुम वहाँ रखे थे वही यहाँ पर रख देना, फटाफट आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शन भी नहीं आएगा, एकदम कन्फर्म वाली बात है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो अब इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने फिर से ग्राफ पेज ले लिया है, थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ, थोड़ा जूम आउट करके। तो पहला वाला जो सॉल्यूशन निकाला था हमने उसमें x इक्वल टू 0 निकला था और y इक्वल टू 2 निकला था, तो वो कहाँ पर आएगा? वो यहाँ पर आएगा, y वाली लाइन पर y का वैल्यू 2 होता है और x का वैल्यू 0 होता है, एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा हमने निकाला था जब y का वैल्यू 0 लिया था तो x का वैल्यू 3 निकला था, तो x का वैल्यू 3 ये रहा और y का वैल्यू 0 यहीं पर रहेगा। इन दोनों को मिला करके एक लाइन बना देते हैं सीधी वाली। ठीक, तो ये एक लाइन बन जा, ये ऐसे बनेगा बच्चों, ये इस तरीके से लाइन बना दिया मैंने सीधा। ये लाइन पहले वाली इक्वेशन के लिए बनाया है ना, जो पहला इक्वेशन था उसके लिए लाइन बन गया। अब जो दूसरा इक्वेशन था उसमें जो एक सॉल्यूशन था हमारे पास जिसमें मैंने x के लिए -2 लिया था तो y का वैल्यू 6 निकल करके आया था, तो x का वैल्यू -2 कहाँ पर है? ये रहा y, x का वैल्यू -2, ठीक है, और y का वैल्यू 6 निकला था ना, तो y का वैल्यू तुम देखो 6 कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा है? नहीं यार, कुछ और आया होगा, कहाँ निकल के आया तेरे को? देखने तो मेरे को 6 नहीं आया होगा। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, अभी मैंने सॉल्यूशन देखा तब मुझे ध्यान आया कि y का वैल्यू जो है ना वो मेरे पास यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है, y का वैल्यू -2 था और x का वैल्यू 6 था, तो y का वैल्यू -2 कहाँ पर है? ये रहा, और x का वैल्यू 6 कहाँ पर? ये रहा, देखो इसी लाइन के ऊपर आया ना। अलग सॉल्यूशन भी इसी लाइन के ऊपर ही आएगा, सेम सॉल्यूशन तो ऊपर में आएगा ही, अलग सॉल्यूशन भी इसी लाइन के ऊपर आएगा, एकदम 100 पक्की बात है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास सॉल्यूशन निकल करके आ गया, और दूसरा वाला सॉल्यूशन क्या था? तो यही वाला सेम टू सेम मैंने रखा था, दूसरा सॉल्यूशन अलग नहीं निकाला था, तो बस ये दोनों मिल गया आपस में, बन गया पॉइंट, खेल खत्म। एक चीज़ तुम ये कर सकते हो इसके लिए, एक चीज़ तुम ये काम कर सकते हो बच्चों, ताकि तुम लोगों को खुद भी कन्फ्यूजन ना हो और आंसर चेकर को भी कन्फ्यूजन ना हो, उसमें करना ये है कि जो पॉइंट्स है ना उनके नाम दे सकते हो। जैसे ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम तुम ए रख दो, जो 0 और 2 है ये ए रख दो, दूसरे वाले पॉइंट का नाम बी रख दो, 3 और 0 को, जो तीसरा ये वाला पॉइंट हमने निकाला ना इसका नाम सी रख दो, 6 और -2 को, और ये वाले पॉइंट का नाम डी रख दो, 0 और 2 को। तो इससे ना तुम्हें यहाँ पर लिखने में आसानी होगा, टीचर को समझ में भी आएगा कि बच्चे ने एक ही लाइन नहीं बनाया है, 2 लाइन बनाया है। और ये तुम हर क्वेश्चन में ये काम कर सकते हो पॉइंट का नाम लिख करके। जैसे ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट ए भी है और पॉइंट डी भी है, ये वाला पॉइंट मेरा बी है, और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हमारे पास सी था ना भाई, -2 और एक्स के लिए 6 और वाई के लिए -2। तो इस तरीके से पॉइंट तुम बता देना कि भाई ए और बी मेरा पहले इक्वेशन के लिए पॉइंट था, ये सी और डी जो है वो दूसरे इक्वेशन के लिए पॉइंट है, तो लाइन तो एक दूसरे के ऊपर ही बन रहा है, कोई नया लाइन बन ही नहीं रहा है, खेल खत्म हो गया क्वेश्चन का। समझ में आया? तो देखो अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है ना, कुछ तो तुम लोगों से भी मेहनत कराऊंगा बेटा। तुम लोग क्या सोच रहे हो, यहाँ मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, तुम लोगों का चैट जीपीटी दिख रहा हूँ पूरा का पूरा? नहीं लल्ला, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तुम लोगों को भी, और सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करना है। ये क्वेश्चन तूने मेरा देख लिया ना, इसको बस खुद से कर ले, उसके बाद इन दोनों में से किसी एक को खुद से कर लो। इसमें करना क्या है, सेम ऐसी तरीके से तुम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है, और जब तुम लोग लाइन ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा लाइन देखो इस तरीके से बनेगा, एक लाइन और ये दूसरा लाइन, ऐसे पैरेलल लाइन बनेगा। ये बीच में जो ऐसे एरिया बनाया गया है ना, कलर किया गया, वैसे तुम लोगों को कलर करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ अलग क्वेश्चन होगा जिसमें एरिया वगैरह निकालने का, इसलिए इसमें कलर किया गया है। तुम्हें बस ऐसे 2 लाइन बनाना है, दोनों लाइन पैरेलल बनेगा, कन्फर्म है। इन दोनों क्वेश्चन में बनाओगे, बनाना पड़ेगा बच्चों, मेहनत करना पड़ेगा। 10th में आ गए हो, पूरा मेरा देख के कॉपी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ पर जरूरत रहेगा मैं तो समझा ही रहा हूँ, मैं तो पूरा एक्सरसाइज करा ही रहा हूँ। ठीक है, 7th वाले में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एंड द इक्वेशन हुज साइड्स आर गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पर फिर से वही चीज़ है कि 3 इक्वेशन दिया हुआ है,
जब 3 इक्वेशन दिए, पहले देखो ऐसी चीज़, ये सारा क्वेश्चन बहुत पहले आता था, 2000 के टाइम का क्वेश्चन है, अभी ऐसा इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी अगर आ जाए तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ। 3 इक्वेशन है बच्चों, तो 3 ठो लाइन ड्रॉ होगा। जैसे एक इक्वेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ होता है, दूसरे के लिए दूसरा लाइन ड्रॉ होगा, तीसरे के लिए तीसरा लाइन ड्रॉ होगा। फिर उसके बाद जब तुम तीनों लाइन को मिलाओगे ना, तो तुम देखना एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो जब ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल के जो कॉर्नर होंगे ना, तुम्हें उन कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। अरे भाई, जैसे एक ट्रायंगल बना है ऐसे, यहाँ पर मैं तेरे को एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। आज ग्राफ पेपर अपना खराब करता हूँ थोड़ा सा। ये मान ले तूने एक लाइन ऐसे बनाया, ये पहले इक्वेशन के लिए बन गया। दूसरा लाइन तूने ऐसे बनाया, ये दूसरे इक्वेशन के लिए बन गया। तीसरा लाइन तूने ऐसे बनाया, ये तीसरे इक्वेशन के लिए बन गया। तो देख यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है तेरे को, ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल का ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों को ही उसका वर्टिसीज कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है। तो तुझे इसके कोऑर्डिनेट बता देने हैं कि भाई ये एक्स के लिए कितना है और वाई के लिए कितना है, ये एक्स के लिए कितना है और वाई के लिए कितना है, ये एक्स के लिए कितना है, वाई के लिए कितना है। तो 7th वाला भी तो भैया तुम ही लोग करने वाले हो, उसको भी मैं नहीं करने वाला हूँ। 8th वाला मैं तुम लोगों को करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जैसे हमारे पास बोला था ना 6 वाला क्वेश्चन था, वैसे ही है, लेकिन कुछ कुछ मैं बीच में कर दूंगा। इसे मैं सोचो कि सबको छोड़ दूंगा तुम लोगों के लिए ही, मैं कुछ कुछ करते रहूँगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें बोल रहा है डिटरमाइन ग्राफिकली वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी आपको ये पता करना है कि ये कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे। बेटा ये देखो, ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है ये हम लोग बना चुके हैं। पहला चीज़ कंसिस्टेंट कब कहते हैं, जब हमारा सॉल्यूशन निकलता है, जब लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो उसको कंसिस्टेंट कहा जाता है, और जब लाइन एक दूसरे को कट नहीं करते हैं तो उसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। तो इसका जब हम लोग लाइन बनाए थे थोड़ी देर पहले, अभी रुको कहाँ गया मेरा ग्राफ, दिखाता हूँ तुम लोगों को, कहाँ पे करें, हाँ ये रहा। ये देखो, जब हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, क्वेश्चन नंबर 2 में तो सेम टू सेम दिया हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर चिपकाया गया। बुद्धू समझे हम लोग को, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। तो यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन बा। तो इसमें होगा क्या कि भाई यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट किए हैं, इसका मतलब जब कट करते हैं तो कंसिस्टेंट होता है। तो ये वाला क्वेश्चन कंसिस्टेंट हो जाएगा। इस वाले में नहीं पता, इस वाले को देखना पड़ेगा कि ये कट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कट करेगा तो कंसिस्टेंट, कट नहीं किया तो नो कंसिस्टेंट, यानी कि इनकंसिस्टेंट कहते हैं उसको, नो कंसिस्टेंट नहीं कहते हैं। ठीक है, बाकी इसका समझ में आ गया आंसर ना। ये कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्यों कंसिस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को कट किए थे। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोगों ने लिखा था, जब पैरेलल बनता है तब हमारा सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक, यानी इनकंसिस्टेंट होता है। चलो पहला वाला को जल्दी से, 8th का पहला वाला को मैं यहाँ पर ग्राफ में बना देता हूँ। तो देखो जो पहला वाला क्वेश्चन है 8th नंबर का, उसमें फर्स्ट वाले पार्ट में x - 2y = 2 दिया था। सिंपल सा इक्वेशन था, मैंने फटाक से इसको 2y को उधर ट्रांसफर किया, y का वैल्यू फिर मैंने 0 रखा, तो x का वैल्यू मेरा 2 निकल करके आ गया, वो मैंने लिख दिया है। तो इस पॉइंट का नाम हम लोग पॉइंट A रख देते हैं। ठीक है, उस तरीके से y का वैल्यू जब मैंने -1 लिया तो x का वैल्यू 0 निकल करके आ गया, तो इस वाले पॉइंट का नाम हम लोग B रख देते हैं। अब मैंने इस वाले क्वेश्चन को इसलिए भी लिया है क्योंकि यहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी नई चीज़ मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। क्या नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, पहला तो देखो ये जो 2y है ये माइनस में है, ये x वाला प्लस में है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट में ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमने रट लिया है कि भाई हमेशा ऐसा करना रहता है। ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, तुम लोग लेफ्ट से राइट में ट्रांसफ़र करके राइट से भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे हम लोग हमेशा जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको लेफ्ट में लिखते हैं, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, उसको हम लोग राइट में भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया ना, इस 2y को इधर ट्रांसफ़र किया, 5 को इधर ले आया, तो ये 5 इधर आकर के -का 5 हो गया, 2y उधर जाकर के प्लस का 2y हो गया। उसके बाद मैंने 2 को भी यहाँ ले आया डिवाइड में, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ y बचेगा। तो अब मैं जब x का वैल्यू निकालूंगा, यानी कोई वैल्यू रखूंगा, तो मेरा y का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। जैसे हम लोग जब y का वैल्यू रखते हैं तो x का निकलता है, सेम वैसे ही उसका उल्टा हो जाएगा। और ऐसा मैंने किया क्यों, फिर इसका भी रीज़न बताता हूँ। देखो अगर मान लो ना मैं इस 2y को 5 के पास भेजता और ये 4 को अगर मैं डिवाइड में भेजता ना, तो 4 जब डिवाइड में आता है बच्चों ना, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि 2 से डिवाइड करना ज़्यादा स्पीड में हो जाएगा या 4 से डिवाइड करना ज़्यादा स्पीड में हो जाएगा, तो मैं साफ साफ बोलूँगा भाई 2 से डिवाइड ज़्यादा स्पीड में होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कोशिश किया कि डिनोमिनेटर में 2 आए ना कि 4 आए। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए ट्रांसफर करता तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाता। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना तुम्हें बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय बचा करके देंगी, और यही मुझे चाहिए तुम लोगों से, अपना समय बचाना बोर्ड एग्जाम में, पेपर क्योंकि लेंदी होते हैं। एक चीज़ नया सीखा तुम लोगों ने, इसको दिमाग में बैठा लिए। अब एक दूसरी नई चीज़ सीखो, यहाँ पर तुम कोई भी x का वैल्यू रख करके देखो। मान लो x का वैल्यू मैंने 0 रखा, तो y का वैल्यू कितना निकलेगा पता है, ये हो जाएगा 5 में से 4 माइनस होकर के 1 आएगा, 1/2 फ्रैक्शन निकल गया। x का वैल्यू तुम प्लस वाला नंबर ले लो, x का वैल्यू तुम माइनस वाला नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, तुम्हारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन ही निकल करके आएगा। तो क्या फ्रैक्शन में आंसर नहीं निकलता है, निकलता है। क्या हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, दिखाता हूँ तुम लोगों को कैसे। मान लो मैंने x का वैल्यू 1 ले लिया,
तो ये हो जाएगा 4 × 1 माइनस का 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू वाई हो गया। ये बन जाएगा अपने पास 4 माइनस में 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू वाई, तो माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू वाई हो गया। और हम लोग जब इसको कट करते हैं तो 1 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 0.5 होता है, 0.5 ही होता है ना, हाफ का मतलब 0.5 होता है। तो ये माइनस की साइन के साथ 0.5 आ गया। तो देखो 0.5 या मतलब 0.5 वाले जितने भी नंबर होते हैं, 1.5, 3.5, 9.5, कोई भी 0.5 वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना उतना मुश्किल नहीं होता है। हाँ, यहीं पर अगर हमारे पास 0.25 आ जाता है या 0.23 आ जाता तो फिर ना नहीं आ जाती। 0.5 जो आया है ना, 0.5 आने से काम मुश्किल नहीं होता है। तो ये आंसर तुम लोग भी निकाल सकते हो। ये तुम्हें दूसरी नई चीज़ मुझे सिखानी थी कि फ्रैक्शन में आ जाए तो घबराना नहीं है, उसको भी कंप्लीट करना है। तो कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तुम्हें जहाँ पर तुम्हारा कंप्लीट ऐसे आंसर नहीं निकल करके आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू मेरा माइनस का 0.5 हो गया। ठीक है, चलेगा, ये आंसर भी चलेगा। उसी तरीके से अगर मैं x का वैल्यू मान लो यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, x का वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो फिर क्या निकलेगा भाई, ये हो जाएगा अपना 4 × 0 माइनस का 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू वाई हो गया। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू वाई हो जाएगा। और 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2.5 आता है, और वो माइनस की साइन के साथ आएगा क्योंकि माइनस की साइन है। तो जब मैंने x का वैल्यू यहाँ पर 0 लिया तो y का वैल्यू मेरा कितना निकल करके आ गया, माइनस का 2.5 निकल करके आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लिया हम लोगों ने। इनका भी कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इस वाले नाम पॉइंट का नाम c रख देते हैं, जो कि 1 और 0 पॉइंट में 5 है निगेटिव साइन के साथ। और जो दूसरा वाला पॉइंट है उसका नाम पॉइंट d रख देते हैं, जो कि 0 है और माइनस का 2.5 है। ठीक, गॉट इट बच्चों। चलो इन्हें रिप्रेजेंट करके चेक करते हैं कि क्या इनका कोई सॉल्यूशन बनता है या फिर ये पैरेलल लाइन हो जाते हैं। पैरेलल हो जाएंगे तो इनकंसिस्टेंट, और अगर पैरेलल नहीं हुए, कट हो गए तो कंसिस्टेंट, या फिर एक के ऊपर दूसरा लाइन बन गया तो भी कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो और देखते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट ए है वो है 2 0, एक्स के लिए 2 और वाई के लिए 0, ये यहाँ पर आ जाएगा। एक्स के लिए 2 और वाई के लिए 0 है तो ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है। फिर दूसरा पॉइंट है एक्स के लिए 0 और वाई के लिए माइनस का 1, तो वाई के लिए माइनस का 1 यहाँ पर आ रहा है और एक्स के लिए 0 यहीं पर हो जाएगा। तो बस इन दोनों पॉइंट को मिला दो और तुम्हारे पास जो पहली लाइन है वो बन जाएगी। और ये जो पहली लाइन बनी है ये पहले वाले इक्वेशन के लिए बनी है। ठीक है, ये जो पहली लाइन हम लोगों ने बनाया ये फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए हम लोगों ने बना लिया। अब दूसरा वाला देखो, ये नया चीज़ है तुम्हारे लिए, ध्यान से समझना। x के लिए 1 कहाँ पर है बच्चों, x के लिए 1 यहाँ पर है। फिर y के लिए है माइनस का 0.5। पहले तो माइनस की साइन y में किधर आएगा, हाँ x के लिए कहाँ था, x के लिए हमारे पास प्लस का 1 था। y के लिए निगेटिव है तो हम लोग नीचे जाएंगे। तो जब नीचे जाएंगे, जब यहाँ पर मैं नीचे चलूँगा तो नीचे में मेरे को जाना है 0.5 में। तो ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास माइनस का 1 है, तो 0.5 कहाँ पर मिलेगा भाई, 0.5 इन दोनों के बीच में मिलेगा, और इन दोनों के बीच में यानी कि यहाँ पर ये x के लिए 1 हो जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट होगा ना, यही पॉइंट c होगा, जो कि x के लिए 1 है और y के लिए माइनस का 0.5 है। ये वाला मेरा पॉइंट क्या था, ये पॉइंट a था और ये वाला पॉइंट b था। उसी तरीके से तुम देखना एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो पॉइंट d है ये कहाँ पर आ रहा है, x के लिए 0 है और y के लिए माइनस का 2 हाँ सॉरी ठीक है, सही जा रहा हूँ, x के लिए 0 है और y के लिए माइनस का 2.5 है। तो x के लिए 0 तो यहीं पर रहेगा और y के लिए माइनस का 2.5 यानी कि नीचे आएंगे। तो माइनस का 2.5 कहाँ पर आएगा भाई, तो 2 और 3 के बीच में। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये x के लिए 0 हो जाएगा और y के लिए हमारा माइनस का 2.5 हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके अगर मैं लाइन बनाता हूँ, देखो 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 ध्यान से, तो हमारे पास इस जगह पर ही वो लोग कट हो रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर कट हो रहे हैं, पॉइंट सी पर कट हो रहे हैं। और पॉइंट सी पर अगर कट हो गए तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। हमसे सॉल्यूशन नहीं पूछा गया था, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर ये कट हो गए इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये हमारे कंसिस्टेंट है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 भी था, नहीं 3 नहीं यार, कहाँ पहुँच गए, 8 का जो फर्स्ट वाला है ये वाला भी कंसिस्टेंट है और जो सेकंड वाला है वो भी कंसिस्टेंट है। ठीक है, बुक में क्या दिया आंसर, बुक में हाँ दिया तो है कंसिस्टेंट, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और कहाँ पर कंसिस्टेंट आ रहा है, तो इस वाले पॉइंट पर कंसिस्टेंट हो रहा है। ठीक, समझ में आ गया बच्चों, बहुत सारी नई चीज़ें सिखा रहा हूँ, लाइक वाइक ठोक देना दबा करके। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ तो बताने ही भूल जा रहा हूँ तुम लोगों को, हमेशा की तरह, अगर तुम लोग और अच्छे से पढ़ना चाहते हो मैथ्स, अगर तुम लोग ऐसे बच्चे नहीं हो जो केवल भीड़ के पीछे भागते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अरे मेरे भैया तो वहाँ से पढ़ रहे हैं या मेरे दोस्त वहाँ से पढ़ रहा है तो मैं भी वहीं से पढ़ूँ। अगर तुम ईमानदारी से बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, जहाँ पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट हो और हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान दे करके पढ़ाए टीचर, चाहे वो बच्चा होशियार हो चाहे वो बच्चा थोड़ा वीक हो, हर एक टीचर यानी हर एक बच्चे के ऊपर हर एक टीचर अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ाता है, तो वो है हम लोगों का प्रहार बैच और अर्जुना बैच।
प्रहार बैच तो तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2499 में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जो अर्जुना बैच है, अर्जुन बैच एक्चुअल में वो मेरा खुद का बैच है, वो भी अनअकैडमी के ऐप में, जिसमें मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। तो हमारे बैच को लेने के लिए तुम लोगों को कुछ अलग से प्राइस पे नहीं करना है, उसके लिए तुम्हें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन लेने से फ़ायदा ये होता है कि उसके बाद जितने भी बैचेस होते हैं ना अकेडमी के, चाहे 10th के हो, चाहे 11th के हो, चाहे 12th के हो, तुम सारे के सारे बैचेस एक्सेस कर सकते हो, सारे के सारे, अगर तुम्हारे पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो। लेकिन अगर तुम सिर्फ प्रहार बैच लोगे तो दूसरे बैच फिर तुम नहीं ले पाओगे, ऐसा होता है। तो तुम अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो मेरे अर्जुन बैच में भी आ सकते हो, और वहाँ पर तुम मुझसे डायरेक्ट कोई भी डाउट है ना तो तुरंत वहीं पर कनेक्ट करके अपने डाउट भी पूछ सकते हो, लाइव क्लास के बीच में हैंड रेस करके डायरेक्ट एकदम जैसे बात होता है ना कॉल में, वैसे। ठीक है, तो वो हमारा बैच है, जरूर ज्वाइन कर लेना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अब देखो इसके आगे के जो क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन मैं तुम लोगों को अब स्पीड में समझाने वाला हूँ, क्योंकि अब तुम लोग आराम से बना सकते हो इन क्वेश्चंस को। मैंने कॉन्सेप्ट तुम लोगों के अच्छे से बेस जो है ना तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है डिटरमाइन बाय ड्राइंग ग्राफ वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। यानी कि इन दोनों का आप लोगों को ग्राफ बनाना है और ये पता करना है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। कैसे पता चलता है सर? बेटा अगर एक जगह पर कट हुआ, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एक जगह पर एक पॉइंट पर कट हुआ था ना, यानी एक्स की तरह अगर लाइन बना दोनों का, तो समझ जाना कि यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर नहीं बना एक्स की तरह लाइन तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो जब एक्स, देखो 3 टाइप के लाइन बनते हैं, मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम फिर से क्लियर कराता हूँ, जो कि मैंने एक्सरसाइज 3.1 में कराया था। 3 टाइप के लाइन बनते हैं। कौन कौन से लाइन बनता है? पहला तो होता है जब ग्राफ में ऐसे लाइन बनता है, जब ऐसे लाइन बनता है तो एक जगह पर कट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर तुम लोग वहाँ पर सॉल्व करना, अगर इस तरीके से कट हो गया तो लिख देना कि यस इसका यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरा लाइन बनता है एक के ऊपर दूसरा, जैसे अभी हमने बनाया था ना एक लाइन बनाया और उसी के ऊपर दूसरा लाइन बन गया, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन कहा जाता है। और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। जैसे इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका नाम है इंटरसेक्टिंग लाइन, और यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरा होता है कोइंसिडेंट लाइन, और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होता है, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तीसरे टाइप का लाइन बनता है पैरेलल, एक लाइन बनेगा दूसरा लाइन उसके पैरेलल बन जाएगा। तो अगर पैरेलल अगर लाइन बना हुआ है तो इसका फिर नो सॉल्यूशन होता है। और नो सॉल्यूशन का मतलब इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स इनको तुम लोग याद रखना, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ जो वर्ड्स मैंने बताया याद रखना। और इन दोनों को कंसिस्टेंट कहा जाता है, ये दोनों आपस में कंसिस्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि दोनों का सॉल्यूशन होता है। तो जब सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट, जब नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो तुम्हें 9th वाले में वही काम करना है, सॉल्व करके देखना है कि एक्स बन रहा है कि नहीं। अगर एक्स बन गया तो यस यूनिक सॉल्यूशन है, अगर एक्स नहीं बना तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। फिर 10th वाले में बोल रहा है सॉल्व ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट द वाई एक्सिस, मीट एक्सिस ऑफ वाई। यानी कि यहाँ पर तुम लोगों को और इजी काम दिया गया है कि जैसे हमारे पास ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस, तुम लोगों को वहाँ पर ग्राफ बनाना है। मान लो तुमने एक ग्राफ बनाया, ऐसे ग्राफ बन गया, दूसरा तुमने ग्राफ बनाया वो ऐसे बन गया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो वाई एक्सिस में जहाँ पर ये पहला वाला ग्राफ टच हुआ है ना, तुम्हें इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। वैसे दूसरा वाला तुमने जो लाइन बनाया है वो कहाँ पर वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तुम्हें इसका कोऑर्डिनेट बताना है। ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारे 10 का कॉन्सेप्ट। सोचो कितना फुद्दू सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इजी पीजी है, ये सब पूरा इजी पीजी क्वेश्चन है, बस लेंदी है, टाइम बर्बाद वाला क्वेश्चन है, सर खाने वाला क्वेश्चन है, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 9 भी समझ में आ गया, 10 भी आ गया, दोनों करोगे आराम से बीट करके। अब मैं बस मुश्किल कराने वाला हूँ, ईजी वाला मैं नहीं कराऊंगा, फालतू वाला। 11th में बोल रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड सेट द रीजन बिटवीन दी टू लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर तुम लोगों को ड्राइंग करनी है, सेट करना है। सेट कैसे करना है? जैसे मान लो तुमने इस तरीके से लाइन दो ठो ड्रॉ किया, तो अब यहाँ पर ये वाला मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के द्वारा जो एक्स एक्सिस के साथ मिल करके जो एक रीजन बन रहा है ना, जो ट्रेंगुलर रीजन बन रहा है, तुम्हें बस इसको ऐसे 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 सेट कर देना है। आया समझ में? दो लाइन ड्रॉ करनी है, जब इक्वेशन बनाओगे तो ड्रॉ होगा। तो जो भी दो लाइन बनेंगी वो एक्स एक्सिस के साथ कन्फर्म है कि एक क्लोज वाला फिगर बनाएगी, ट्रायंगल की तरह बनाएंगी। तो ये जो ट्रायंगल तुम्हारा बनेगा तुम्हें बस उसको सेट करना है और कुछ नहीं है 11th वाले में।
ट्वेल्थ वाले में क्या बोल रहा है भाई, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। तो सेम ग्राफ पेपर का मतलब कुछ नया चीज़ नहीं है, जैसे यहाँ पर तुम लोग सेम ही ग्राफ, अभी जैसे इसको तुम सॉल्व करोगे 10th वाले को या 11th वाले को, तो दोनों इक्वेशन को सेम ही ग्राफ पेपर में ना सॉल्व करोगे, एक ही पेपर में ना दोनों के लाइन बनते हैं। वैसे इसमें भी करना है कि इन दोनों का इक्वेशन जो है इनको लाइन बनाना है एक ही ग्राफ पेज में, तो कुछ अलग नहीं है, इसी को ऐसे लिखा हुआ है। चलो ठीक है, ट्वेल्थ वाला का भी खेल खत्म हो गया। इसमें वही चीज़ फिर से वही बोल रहा है कि यहाँ पर भी आप लोगों को वर्टिसीज को, ट्रायंगल जो बनेगा ना, उस ट्रायंगल और स्ट्रेट लाइन का वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनेगा उसको तुम लोगों को सेट करना है। क्या बोला यार, सेट करने के लिए बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट। अच्छा, कोऑर्डिनेट बोल रहा है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जैसे तुमने दो लाइन ऐसे ऐसे बनाया, तो वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना, देखो यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, ये ट्रायंगल जो बना है ये वाई एक्सिस वाला ट्रायंगल बना है, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ और लाइन्स के साथ ट्रायंगल बना है। तो फिर से तुम्हें इन तीनों पॉइंट्स के बस कोऑर्डिनेट को लिख देना है। ये वाला कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब जानते हो ना, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई का वैल्यू, रे बुद्धू लोग, एक्स और वाई का वैल्यू लिखोगे वही उसका कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। फिर 13 और 14 भी एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं करा दे रहा हूँ, चिंता मत करो, इतने सारे क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। 13 और 14 सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी वही चीज़ बोला है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इनको आप लोगों को बनाना है ग्राफ में, फिर जो ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ उस ट्रायंगल को शेड करना है और उसका एरिया भी निकालना है। अब नया क्वेश्चन आया एरिया निकालने वाला। एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल क्लास 9th के बुक में है। तुम लोग सोच रहे हो ना कि सर ये सब बहुत खतरनाक लग रहा है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल क्लास 9th में भी हैं, इस टाइप के एरिया ट्रायंगल निकालने वाला। तुम लोग नहीं पढ़े, तुम्हारा किस्मत खराब था कि सीबीएसई ने तुम लोगों के साथ गद्दारी कर दिया, तुम्हारा सिलेबस कम कर दिया, नहीं तो ये सारी चीज़ें तुम 9th से सीख करके आ जाते। कोई बात नहीं, अभी मैं सिखा दूंगा। तो 13 और 14 सेम है। इसमें एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है, और इस वाले में वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है। तो वाई एक्सिस वाला मैं बना देता हूँ, एक्स एक्सिस वाला बना लेना, मन करेगा तो, नहीं तो जरूरी नहीं है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है दोनों। 14th वाले को बस अच्छे से समझ लो, आ जाओ। तो देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 14 का आधा काम कर दिया है तुम लोगों के लिए। पहले तो हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरा ये इक्वेशन दिया है, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। मैंने पहले माइनस वाई को अपने दिमाग में उधर भेजा, 5 को इधर लेकर के आया, तो ये हो गया 5x माइनस 5 इक्वल टू वाई। लेकिन उसको मैंने ऐसे भी लिख दिया है ताकि मैं दोनों तरीके से तुम लोगों को समझा सकूँ, कि तुम दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर लो, प्लीज़ रटना मत, समझ ले, कॉन्सेप्ट समझ लो, मैथ ईजी लगेगा। तो फिर यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस में 5, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट में y को लिख लिया, राइट में x वाले को लिख दिया। अब x के बदले में जब मैंने 1 रखा तो y का वैल्यू 0 आ गया, वो मैंने लिख दिया। जब मैंने x के बदले में 0 रखा यहाँ पर तो y का वैल्यू माइनस का 5 आ जाएगा, वो भी मैंने लिख दिया। और इन दोनों पॉइंट्स के नाम a और b रख दिए। सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन भी था, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 था। मैंने इस बार माइनस वाले y को उधर ले जाकर के लिख दिया कि भाई तुम राइट साइड में भी y को लिख लो, इधर तुम सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी किया जाता है, ये भी तरीका सही है। तो यहाँ पर x के बदले में अगर मैं 1 रखता हूँ तो y का वैल्यू मेरा 0 निकलता है। 0 इक्वल टू वाई लिखो या y इक्वल टू 0 लिखो, बतिया एक ही है। तो ये मेरा पॉइंट C निकल करके आ गया 1 और 0। उसी तरीके से जब मैंने यहाँ पर x के बदले में 0 रखा ना, ये वाला, तो 3 का 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो गया, तो माइनस का 3 बच गया, तो y का वैल्यू माइनस का 3 हो गया। तो जब मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू मेरा माइनस से 3 हो गया, ये पॉइंट D निकल करके आ गया। तो इस तरीके से मेरे पास चारों पॉइंट निकल करके आ गए ABCD। पहला काम करेंगे, इन लोगों को हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ में और फिर इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। आ जाओ ग्राफ पेज में। तो ये ले लिए मैंने ग्राफ वाला पेज। जो पॉइंट ए है हमारा वो x के लिए 1 है और y के लिए 0 है, तो x के लिए 1 और y के लिए 0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर दूसरा वाला जो था वहाँ पर x के लिए 0 था और y के लिए माइनस का 5 था, तो ये रहा y के लिए माइनस का 5 और x के लिए हमारा 0 यहाँ पर हो जाएगा। अब इन दोनों को ना मिला करके एक सीधी लाइन बना देते हैं। कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी, बन जा सिम सिम, हाँ ऐसी बनेगी ना, सीधा जा रहा है, एकदम एकदम सीधा जा रहा है, ठीक है बच्चों। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये पहले वाले इक्वेशन के लिए ड्रॉ किया है। यहाँ पर मेरा ये वाला पॉइंट ए था और ये वाला मेरा पॉइंट बी था। अब मैं काम करता हूँ, पॉइंट सी और डी को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो पॉइंट सी में भी एक्स के लिए 1 है और वाई के लिए 0 है। यही वाला पॉइंट जो है ना, वही मेरा पॉइंट सी भी है। देखो ना यहाँ पर जो पॉइंट सी और पॉइंट ए है दोनों सेम टू सेम है, तो बस यहीं पर मैं लिख दूंगा कि यही पॉइंट ए भी था, पॉइंट सी भी था। काम हो गया आधा, इजी हो गया, नहीं तो खोजना पड़ता सी को भी। फिर जो पॉइंट डी था वो एक्स के लिए 0 और वाई के लिए माइनस का 3 है, तो वाई के लिए माइनस का 3 कहाँ पर आएगा भाई, यहाँ पर आएगा। हैं, एक्स के लिए 0 और वाई के लिए माइनस का 3, एक्स के लिए 0 और वाई के लिए माइनस का 3 यहाँ पे आएगा। तो ट्रायंगल तो बहुत खतरनाक बनेगा यार। ये अगर मैं इसे लाता हूँ, ये ट्रायंगल तो बड़ी खतरनाक बन गया बब्बुआ। कुछ गड़बड़ है दया, क्या बोला था क्वेश्चन में? अच्छा, वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, ओके ओके ओके। अगर मैं इनको ऐसे मिलाता हूँ ना,
अगर पहले चलो इनको पहले मिला लेता हूँ फिर बतियाते हैं, पहले मिला लेता हूँ फिर मैं दिमाग में क्या चल रहा है मैं वो बताता हूँ तुम लोगों को। तो ई बनेगा ऐसे, ये कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। ये जो मैंने लाइन बनाया ये कुछ ऐसे बन गया, खतरनाक सा लाइन बना है, मस्त 10th के लेवल का क्वेश्चन है, बाकी 9th में इतना खतरनाक ड्रॉ नहीं होता है। अब देखो हमसे कहा गया है कि हम ये वाला जो पॉइंट थे कौन सा था, पॉइंट ये डी था, ये पॉइंट बी था, ये वाला पॉइंट हमारा डी है। तो हमसे कहा ये गया था कि ये दोनों लाइन का यूज़ करके और वाई एक्सिस का यूज़ करके जो ट्रायंगल बन रहा है ना, उस वाले ट्रायंगल का आपने को एरिया बताना है, ठीक है। क्या करना है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो वाई एक्सिस है और ये दोनों जो लाइन है इनका यूज़ करके जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया बताना है। तो कौन सा ट्रायंगल पता है तुम्हें, ये देखो, ये ऐसे ए डी और बी, ये जो ट्रायंगल ए डी बी है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, जिसका नाम सी भी तुम रखते हो, सी डी बी भी रख सकते हो, मैंने ए पहले लिखा है चलो मैं ए रख देता हूँ, ए डी और बी। तो ए डी बी नाम का जो ट्रायंगल, देखो फिर से ए डी और फिर ऐसे बी, ये जो पतलू से एकदम ट्रायंगल दिख रहा है एकदम चाकू की तरह एकदम पतला सा, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तुम लोग सर कैसे एरिया निकाल ले, एक काम करो, सबसे पहले जो बेस देखो, एरिया निकालने का जो फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होती है बच्चों, ये हमारे एरिया का फॉर्मूला है। बेस को तुम ये बी डी को बेस रख लो, तुम बोलोगे ओके सर रख लिया, बी डी को बेस रख लिया। हाइट क्या होगा सर, ये कन्फ्यूजन है। अब इसमें तुम लोग ना एक ऐसा चीज़ सीखने वाले हो जो तुम लोगों को मैं आगे बहुत आगे सिखाने वाला था, बहुत आगे मतलब बताऊँ कहाँ पे सिखाने वाला था, एक थियरम है तुम लोगों के बुक में, उस थियरम में मैं तुम लोगों को ये चीज़ सिखाने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, यहीं पर तुम्हें सिखा देता हूँ। इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो ट्रायंगल हमारे पास बना हुआ है यहाँ पर ये 90 डिग्री से बड़ा वाला एंगल है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो अगर हम इसको बेस लेते हैं ना तो यहाँ पर ऐसे हाइट नहीं लिया जाता है, जो हाइट होता है हमेशा वो बेस से जो अपोजिट वाला जो हमारा कॉर्नर होता है ना वहाँ तक जो हाइट जाता है उसको हाइट कहते हैं। तो बोले कि फिर सर ये तो टेढ़ा ऐसे हाइट जाएगा तो उसको ऐसे टेढ़ा वाला हाइट कहेंगे क्या, नहीं मेरा बच्चा, टेढ़ा वाला हाइट नहीं होता है। जब कभी भी ऐसा ट्रायंगल बने ना तो बेस के सिधाई में तुम आगे आते जाओ, बेस की सिधाई में तुम आगे आते जाओ, फिर ये जो अपोजिट वाला कॉर्नर है, इस बेस के अपोजिट में जो कॉर्नर है, इस वाले कॉर्नर से सीधी ऐसे लाइन बनाओ। ये देखो ये जो लाइन बनी है ना ये हमारी हाइट कहलाती है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है जो तुम लोगों को समझना पड़ेगा, ये है कॉन्सेप्ट लल्ला, ध्यान रखो। तुम इस पॉइंट का नाम पॉइंट ओ रख सकते हो, तो जो हाइट होगा ना वो ए ओ हो जाएगा, ये बी डी हमारा बेस होगा और हाइट ट्रायंगल के बाहर होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ट्रायंगल के अंदर ही हमेशा हाइट रहता है, ऐसा नहीं है, कई बार ट्रायंगल के बाहर से भी हम लोगों को हाइट लेना पड़ता है जब इस तरीके का ट्रायंगल बनता है। तो समझे, तो हाइट के बदले में हम यहाँ पर ए ओ लिख देते हैं। तो ये बन गया बेस के बदले में 1/2 हो गया। फिर बेस कितना है भाई, बेस का लेंथ कितना है, जो बी डी है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, तो ये 2 यूनिट है, तो बेस के बदले में 2 लिखेंगे। और हाइट कितना है बच्चों, तो 0 से 1 तक जा रहा है तो हाइट के बदले में 1 लिख देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। और एरिया निकला है तो एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, तो ये चीज़ जरूर लिख देना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। चलो बढ़िया किया मैंने इस क्वेश्चन को समझा दिया, नहीं तो इस क्वेश्चन में बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं और मेरे को बहुत डांटते भी कि सर क्वेश्चन नंबर 14 नहीं बन रहा है सर, कैसे गड़बड़ कर दिया आप, नहीं बताया हम लोगों को। तो बेटा मैंने तुम लोगों को बता दिया, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 ठोको इसी बारे में एक लाइक, ठीक है। मैं एक और फिर से ये जो ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है ना फिर से यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान से समझो। देखो बच्चों अगर कोई भी ट्रायंगल है ना लल्ला, अगर तुमने इसको बेस लिया है तो हाइट निकालने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है अपोजिट वाले कॉर्नर पर। सीधी लाइन मतलब एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सीधा जाए अपोजिट वाले कॉर्नर पर, उसको हाइट कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर ट्रायंगल हो तो, लेकिन अगर ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है जैसे उस वाले क्वेश्चन में यानी यहाँ पर जो बना हुआ था, कुछ इस तरीके का अगर ट्रायंगल बना हुआ है, तो अब ये वाले को अगर मैं बेस लेता हूँ, अगर मैंने इसको बेस लिया तो हाइट बनाने के लिए अगर मैं सीधा यहाँ से एक लाइन बनाऊंगा ना तो वो अपोजिट वाले कॉर्नर में जाएगा ही नहीं, वो तो बाहर निकल जाएगा। तो फिर या फिर अगर मैं अपोजिट वाले कॉर्नर को ऐसे मिलाने जाऊँ ना तो ये सीधी लाइन नहीं बनेगी, ये टेढ़ी बन जाएगी। यानी जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना था ना परपेंडिकुलर लाइन, वैसे यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर लाइन नहीं बनेगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में ना हम लोग बाहर से हाइट लेते हैं, अपोजिट वाले कॉर्नर से ऐसे सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं जो एकदम परपेंडिकुलर हो इस तरीके से बेस के साथ। तो बेस को अगर आगे बढ़ाया जाए और ऐसे किया जाए तब ये वाली हाइट होती है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया है, बस खत्म, रुक जाओ थक गया मैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, बहुत सारे क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं।
तो जो अगला क्वेश्चन है बच्चों ना 15th वाला, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है और ऐसे क्वेश्चन तो तुम लोगों को मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। इसमें क्या बोला गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, कि आपको पहले इनका इक्वेशन बनाना है और फिर उन्हें ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। तो ग्राफिकली तो तुम लोग खुद से कर लेना, लेकिन मैं तुम्हें दोनों के इक्वेशन बनाने अच्छे से सिखाता हूँ। पहले देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें कहा गया कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक अ पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि 10 बच्चे हैं क्लास 10 में और वो बच्चे ना मैथ्स के क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, यानी कि वहाँ पर जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं ये पता करना है। कैसे पता करना है अभी मैं बताऊँगा, चिंता ना करो, ग्राफिकली कैसे पता चलता है। फिलहाल इसका मैं तुम लोगों को इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ कि पहले इक्वेशन समझ लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि इसमें नंबर ऑफ गर्ल और बॉय कैसे पता चलेगा। तो देखो सबसे पहले तुम इस तरीके से मान लो कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो x है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वहाँ पर वो y है। तुम अपोजिट भी मान सकते हो, इसको नंबर ऑफ बॉयज़ को y और नंबर ऑफ गर्ल्स को x भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो फिलहाल के लिए मैंने इस तरीके से लिख लिया है। अब तुम लिखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था। क्वेश्चन में 2 चीज़ें कही गई हैं बच्चों, तुम लोग को वहाँ पर दिख रहा होगा कि एक ही चीज़ कहा गया है, लेकिन एक्चुअल में 2 चीज़ें कही गई हैं। पहली लाइन में लिखा हुआ था कि टोटल वहाँ पर 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स को मिला करके टोटल 10 बच्चे हैं। तो हम लिखेंगे कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ x है और नंबर ऑफ गर्ल जो y है, इन दोनों को टोटल प्लस करने पर ना 10 आता है। ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से जो सेकंड वाला केस है या सेकंड वाला जो सिचुएशन है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ना वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो इसको तुम 2-3 तरीके से इसको लिखा जा सकता है। जो सिंपल तरीका मैं तुम्हें वो समझाता हूँ। मान लो कि नंबर ऑफ एक कुछ भी, जैसे इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मैं तुमसे ये बोलूँ कि बेटा 5 जो है ना वो 3 से 2 ज़्यादा है, 5 जो है वो 3 से 2 ज़्यादा है, इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख करके बताओ। तो तुम इसको कई तरीके से लिख सकते हो। कैसे कैसे लिख सकते हो? तुम ऐसे लिख सकते हो कि सर मैं 5 - 3 = 2 लिख सकता हूँ, ये भी सही होगा। या तुम बोलोगे सर मैं काम करता हूँ 5 - 2 = 3 लिख सकता हूँ, ये भी सही होगा। या तुम बोलोगे सर ये 3 + 2 कर देता हूँ मैं = 5 हो जाएगा, तो ये भी सही होगा। तुम कई तरीके से इक्वेशन को लिख सकते हो। वैसे यहाँ पर है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। मतलब कि अगर हम मान लो कि ये नंबर ऑफ गर्ल्स था, मैंने तुम्हें बोला ना कि 5 3 से 2 ज़्यादा है, तो इसे तुम मान लो कि ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये नंबर ऑफ बॉयज़ है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ से 2 ज़्यादा है, तो इसके लिए हम लोग 5 - 3 = 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। x जो हमारे पास नंबर ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे तो y था ना, तो यहाँ पर पहले y लिखेंगे, जो ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे। नंबर ऑफ गर्ल जो है वो ज़्यादा है उसको पहले लिखे, उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ बॉयज़ को, तो ये कितना ज़्यादा है भाई, 4 ज़्यादा है, तो =4 लिख देंगे। ये एक तरीका है। बाकी तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको तुम उल्टा करके भी लिख सकते हो कि सर यहाँ पर मान लीजिए कि जो नंबर ऑफ गर्ल है वो y है ना, तो y जो निकल रहा है वो नंबर ऑफ बॉयज़ में 4 ज़्यादा करने से निकल रहा है, यानी कि जितने बॉयज़ हैं उसमें 4 जब ज़्यादा करते हैं तो y की वैल्यू निकलती है। तुम ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हो, कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये बन गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। अब तुम्हें इसके बाद क्या करना है, वही काम करना है। पहले इक्वेशन से x और y की वैल्यू 2 निकालनी है, दूसरे इक्वेशन से x और y की वैल्यू 2 निकालनी है और ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है। जब तुम ग्राफ में दोनों को रिप्रेजेंट करोगे ना, वैसे भी बहुत जल्दी ये x और y का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि इक्वेशन बहुत सिंपल सा बना हुआ है। तो वहाँ से जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कट होगा, और जो ग्राफ कट होगा इंटरसेक्ट होगा, वो इंटरसेक्ट होगा, तुम देख लेना 3 और 7 पे। कहाँ पर इंटरसेक्ट होगा मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ। जब तुम ग्राफ बनाकर ऐसे इंटरसेक्ट करोगे ना, तो ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वो 3 और 7 होगा। 3 का मतलब कि जो x की वैल्यू है वो 3 निकल कर आएगी और y की वैल्यू 7 निकल करके आएगी। अगर तुम्हारा 3 और 7 में कट नहीं हुआ, इसका मतलब तुम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, तो तुम्हारा आंसर इतना निकल करके आना चाहिए। चलो इसका ग्राफ बनाओ, वैसे भी बहुत ईजी है ये तो। ठीक है, कॉट इट समझ में आ गया क्या करना है। पहले इक्वेशन बनाना है, फिर ग्राफ बनाना है, और जहाँ पर कट होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ 3 होगा और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 7 हो जाएगा। चलो जो इसका सेकेंड पार्ट है ना उसे भी समझो। देखो सेकेंड वाले पार्ट में कहा गया है कि 5 पेंसिल अगर हम लेते हैं और 7 पेन अगर हम लेते हैं, तो टोटल जो उनका कॉस्ट होता है टुगेदर वो 50 रुपी होता है। और वहीं अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी अगर हम 7 पेंसिल ले लें और 5 पेन ले लें,
तो टुगेदर उनका कॉस्ट 46 रुपये होता है। तो बताइए एक पेन का पेंसिल का और एक पेन का कॉस्ट कितना होगा। तो इसमें भी एक पेंसिल का कॉस्ट को x मान लो और एक पेन के कॉस्ट को y मान लो, या पेन को x मान लो पेंसिल को y मान लो, कुछ भी लिख सकते हो। और उसके बाद फिर इक्वल करके हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा। चलो कॉपी में बताता हूँ इक्वेशन बनाने। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक पेंसिल को x मैंने लिख लिया है और मान लिया कि जो एक पेन का कॉस्ट है वो y रुपये है। इस तरीके से हमने ले लिया। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अगर हम लोग 5 पेंसिल लेते हैं और 7 पेन लेते हैं तो टोटल कॉस्ट है 50 रुपये। देखो बच्चों एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपये है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा ये निकालने के लिए x का 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक पेंसिल का x है, दूसरे वाले का भी x होगा, तीसरे वाले का भी x होगा, वैसे ही प्लस करते जाएंगे सबको तो 5x आ जाएगा। तो डायरेक्ट 5 का x से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 पेंसिल का जो कॉस्ट होगा वो 5x हो जाएगा। इसमें ऐड करते हैं एक पेन का कॉस्ट y रुपये है तो 7 पेन का कॉस्ट 7y हो जाएगा और दोनों को प्लस करने पर टोटल आ रहा है 50 रुपये। ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि पेंसिल का कॉस्ट 5 टू और पेन का कॉस्ट 7 पेन का कॉस्ट मिला करके टोटल 50 रुपये आ रहा है। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करें, जस्ट इसको उल्टा कर दो। सिचुएशन सेकंड हमसे क्या दिया गया था भाई, तुम लोग सर कभी सिचुएशन लिखते हो कभी केस लिखते हो, कुछ भी लिख सकते हो तुम भी ऐसी। तो हमसे इसी का जस्ट उल्टा करने को कहा था, यानी कि 7 पेंसिल के लिए 7x हो जाएगा और 5 पेन के लिए 5y हो जाएगा और इनका जो कॉस्ट है वो 46 रुपये दिया हुआ है। ये बन गया सेकंड इक्वेशन। अब फिर से इसमें वही काम करना है तुम्हें कि x और y की वैल्यू निकालनी है। पिछला वाला तो x और y बहुत आराम से निकल गया था, यहाँ पर तुम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। पहले 7y को उधर भेजो, फिर 5 को डिवाइड में भेजो, फिर दिमाग लगाओ कि y का वैल्यू कितना लूँ तो x का वैल्यू निकल करके आएगा। मैं तुम लोगों को एक हिंट दे दिए रहता हूँ, मैं तुम लोगों को हिंट दे देता हूँ कि इसका ना दोनों में कॉमन आंसर निकल करके आएगा 3 और 5। एक सॉल्यूशन मैं तुम लोगों को बता के जाता हूँ। यहाँ पर भी तुम x का वैल्यू देखना 3 और 5 मिलेगा तुम्हें, और यहाँ भी x और y का वैल्यू 3 और 5 मिलेगा, यहाँ भी x और 5 का वैल्यू 3 और 5 तुम लोगों को मिल जाएगा कॉमन वैल्यू। दूसरा वाला पता करके लाइन ड्रॉ करो और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो कॉस्ट होगा, क्योंकि दोनों में 3 और 5 आ रहा है, इसीलिए जो पेन का कॉस्ट हो जाएगा, सॉरी पेंसिल का जो कॉस्ट हो जाएगा, पहला वाला पेंसिल का कॉस्ट है ना x, हमने पेंसिल का कॉस्ट को माना था, ये पहला वाला x होता है, तो पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपया हो जाएगा और पेन का कॉस्ट 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, दोनों में 3 और 5 तो काम करेगा। दूसरा वाला सॉल्यूशन तुम लोग अब दिमाग लगा करके निकालना और इसका ग्राफ बनाते रहना। मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम लोगों को अगली क्वेश्चन समझाता हूँ। अगला 16th वाला क्वेश्चन कुछ अलग है ही नहीं। यहाँ पर हम लोगों को 3 इक्वेशन दिया गया है और बोला गया कि भैया इनका ग्राफ बनाइए। तो जैसे तुम लोग पहले बनाए हो ट्रायंगल वाले में 3 इक्वेशन का, वैसी ग्राफ बनाना है। छोड़ देना इस क्वेश्चन को, टाइम बर्बाद नहीं करने का। इस वाले को डिस्कस करते हैं और इसमें वही बोला गया कि जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया भी निकालना है। तो पहले तुम लोग ये काम कर चुके हो, इसको निपटा देते हैं, छोड़ देते हैं। फिलहाल इसके पास आते हैं। चंपा वेंट टू अ सेल, चंपा जाती है सेल में परचेज करने सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। व्हेन हर फ्रेंड आस्क हर हाउ मैनी ऑफ ईच सी हैड बॉट, सी आंसर। यानी कि चंपा जाती है सेल में शॉपिंग करने तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुमने कितने पैंट लिए और कितने स्कर्ट लिए हैं। तो वो मस्त घुमा करके आंसर देती है, ये नहीं कि इज्जत से बता दूं कि मैंने 5 पैंट लिए हैं 6 स्कर्ट लिए ना। इसको तो इसकी मस्ती तो देखो, परेशान करना चाहती है। तुम लोगों को परेशान कर दिया इसने, क्योंकि इसने अपने फ्रेंड को घुमा करके आंसर दिया कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट सी परचेस, है ना। यानी कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट उसने लिया है वो 2 कम है। किससे कम है 2? तो ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेस, यानी पैंट जितना भी उसने लिया है ना उसका ट्वाइस करने पर उससे 2 माइनस करो तो नंबर ऑफ स्कर्ट निकल करके आता है, ऐसा उसने कहा है। और दूसरा काम बोला गया है कि ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट, जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो 4 लेस है, 4 टाइम द नंबर ऑफ पैंट परचेस। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मैनी पैंट एंड स्कर्ट चंपा बॉट। इसीलिए कहा जाता है लल्ला, कोई भी कोई सवाल पूछे ना तो इज्जत से सीधा सीधा जवाब दे देने का। ये घुमा करके इतना जवाब दी है ना कि हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। यही चुपचाप से बता देती कि मैंने इतना खरीदा तो इतना क्वेश्चन ही नहीं बनता। चलो क्वेश्चन बन गया है तो इसको मैं तुम लोगों को इक्वेशन बनाने सिखाता हूँ, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने मान लिया है कि उसने नंबर ऑफ पैंट जो लिए हैं वो x लिए हैं, यानी कि जितना भी उसने पैंट लिया है उसका नंबर x होगा और जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो y है। अब उसके बाद पहले वाले केस में हमसे ये कहा गया था, ध्यान से सुनना, मैं जो लाइन्स यहाँ पर पढ़ रहा हूँ जो चंपा ने कहा अपनी फ्रेंड को, कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट है ना इज़ 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट सी परचेस। यानी कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट है अगर हमें इसके बारे में पता करना है कि ये कितना है तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2 लेस ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। यानी कि जितना भी पैंट ली है उसका अगर ट्वाइस कर दिया जाए और उसमें 2 लेस किया जाए तो ये हमारे y का वैल्यू निकलेगा, ऐसा उसने कहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो 2 लेस है
ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट से। तो इस तरीके से इक्वेशन बनाओगे तो आसानी से बन जाता है, ऐसे ज़्यादा इजी बनता है। तुम चाहो तो एक्स और वाई को एक तरफ लिख करके भी बना सकते हो, ठीक है। उसमें फिर क्या करना पड़ेगा सर जी, उसमें तुम लोगों को 2x यानी कि ऐसे लिखना पड़ेगा 2x माइनस में y इक्वल टू 2, यानी कि अगर हम लोग ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पैंट में से स्कर्ट की वैल्यू, स्कर्ट को अगर माइनस करते हैं तो उसका आंसर 2 निकल करके आता है। ऐसे भी कर सकते हो अगर चाहो तो, बाकी ये ज़्यादा आसान होता है और ये भी सही होता है, तो तुम ऐसे ही बनाओ, जो इजी लगे वो बना सकते हो, ठीक है। पिछले वाले में मैंने तुम्हें दोनों तरीके बता दिए कि कई तरीके से हमारे इक्वेशन बनते हैं और सब सही होते हैं। फिर उसने एक और बात बोला था कि भैया ऑल्सो, कहाँ गया, द नंबर ऑफ स्कर्ट, हाँ ये वाला हो गया, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम द नंबर ऑफ पैंट। यानी ऑल्सो ये नंबर ऑफ जो स्कर्ट है, अगर हमें ये निकालना हो तो इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, ये 4 लेस है देन 4 टाइम नंबर ऑफ पैंट। यानी कि जो नंबर ऑफ पैंट है उसका 4 टाइम इस बार कर दो और उसमें से 4 लेस कर दो, तो भी नंबर ऑफ स्कर्ट निकल करके आ जाएगा। ये उसने सेकंड बात बोली थी। दोनों इक्वेशन बन गया, दोनों डायरेक्ट इस तरीके से बन गया है कि तुम अब यहाँ पर x की वैल्यू लिखोगे तो y का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, तो फटाफट तुम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब मैं तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये जो चंपा है ना, एक नंबर की झूठी लड़की है, झूठी नहीं है, मैथ्स के बारे में अगर बात किया जाए तो इसने बिल्कुल सच कहा है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूँगा कि तुम विराट कोहली से कितनी बार मिले हो, तो तुम मेरे को अगर नॉर्मल जवाब दोगे तो बोलोगे सर मैं नहीं मिला हूँ या नहीं मिली हूँ। मैथ्स के लैंग्वेज में तुम बोलोगे सर मैं मिला हूँ या मैं मिली हूँ। कितने बार मिली हूँ? 0 बार मिली हूँ। वैसे ये चंपा है, इसने भी झूठ बोला। इसने ना पैंट और स्कर्ट जो लिए हैं ना, तो तुम लोगों को मैं इसमें हिंट दे के जाता हूँ कि इसका भी सॉल्यूशन तुम लोगों को मिलेगा 1 और 0, और इसका भी एक सॉल्यूशन मिलेगा 1 और 0, यानी कि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन 1 और 0 है। इसका मतलब कि जब तुम लाइन ड्रॉ करोगे, ग्राफ बनाओगे, तो 1 और 0 में ये कट होगा, और 1 और 0 में कट होगा। इसका मतलब कि जो हमारा x का वैल्यू है वो 1 निकल जाएगा और y का वैल्यू 0 निकल करके आ जाएगा। इट मीन्स कि इसने x बोले तो पैंट तो लिया है, सिर्फ एक ठो पैंट लिया है, और स्कर्ट एक ठो नहीं लिया, स्कर्ट 0 ठो लिया है। बस उतना देर से बुद्धू बना रही है कि डबल कर दो, उसमें से 2 माइनस कर दो तो नंबर ऑफ स्कर्ट निकल जाएगा। चल झूठी कहीं की, परेशान कर दी हम लोग को। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में। और मैं कॉमेडी कर रहा हूँ ना, कोई लड़की यहाँ पर बुरा मत मान जाना जिसका नाम चंपा होगा, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। थोड़ा सा मजाक करना जरूरी है बच्चों, पढ़ाई कितना करोगे सीरियस, थोड़ा मजा में पढ़ा करो। और अगर तुम लोगों को सीरियसली ही एकदम पढ़ाई करना है ना, तो सीरियसली पढ़ाई करने के लिए तुम्हें चाहिए क्वेश्चन बैंक, वो भी मेरा वाला। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत तगड़े लेवल के क्वेश्चन है, एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन है, जिसमें पढ़ करके तुम लोगों को नानी याद आ सकती है। मैंने ऐसे क्वेश्चन इसमें रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर सीबीएसई के एग्जाम में आ भी चुके हैं, और अगर नहीं भी आए हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हों या तगड़े क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने इस वाली बुक में दिया हुआ है। इस बुक को मैंने पिछले साल ही लॉन्च किया था। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि क्या मैं इस साल नया बुक लॉन्च करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये पिछले साल वाली बुक मैं चलाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मैंने पहले से ही थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन डाल दिए हैं जो बच्चों को दिमाग का दही करने के लिए काफ़ी है। यानी कि अगर एक्स्ट्रा लेवल की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, एक तगड़ा क्वेश्चन बैंक अगर तुम ढूंढ रहे हो जिसमें तुम मैथ्स के सारे टाइप के क्वेश्चन कर सको, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन हो, चाहे टॉपर वाले क्वेश्चन हो, कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन हो, माइंड मैप्स करना हो, सैम्पल पेपर्स करना हो, वर्कशीट करना हो, तो हर एक चीज़ इस वाले क्वेश्चन बैंक में तुम्हें मिल जाएगा। इस क्वेश्चन बैंक का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, नहीं तो तुम्हारे मोबाइल में अगर अमेजॉन ऐप है तो अमेजॉन ऐप में जाकर के तुम MD सर क्वेश्चन बैंक लिखना, तुम्हें ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो अगर तुम लोग ये वाला बैंक लेते हो तो ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये तुम्हारे इस साल भी काम आने वाला है 2027 के एग्जाम के लिए। ये भले यहाँ पर मैंने पिछले साल छपवाया था इसलिए 2026 लिखा है, तो जल्दी से ले लेना, क्योंकि इस साल मैं नया बुक छपवाने वाला नहीं हूँ और पुराना बुक मेरे पास अब बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, बजट लो है, इसीलिए मैं इस बार नया बुक नहीं छपवा रहा हूँ। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर वाला, इसमें जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं। कहाँ पर किया है सर जी? तो देखो सर जी, एक्सरसाइज 3.1 तुम्हें मैं दिखाता हूँ। एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, इक्वेशन को भी चेंज नहीं किया गया है। और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा वो 3.1 वाले कॉन्सेप्ट का ही यूज़ करना पड़ेगा, ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग पहले सीख चुके हो, उसको छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, जो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे क्वेश्चन है। फिलहाल मैं नहीं करा रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करना खुद से बैठ करके। अगर किसी में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब मैं तुम लोगों को वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 2025 में आया हुआ है।
ये थोड़े बदमाश भी है आरडी शर्मा वाले, 2026 का भी क्वेश्चन इन लोगों को डालना था, इन्होंने 2025 तक के डाले हैं, तो फिर क्या ही फायदा होगा नया लेटेस्ट एडिशन लेने से। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो 23 वाला क्वेश्चन है 2025 के बोर्ड एग्जाम में आया था, इसमें बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। चलो इस बार ग्राफिकली सॉल्व भी करते हैं, बहुत देर से ग्राफ मैंने बनाया नहीं है, तुम लोगों को बस मैं समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर ग्राफिकली इन दोनों को सॉल्व भी करेंगे। साथ ही साथ बोला गया ऑल्सो फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर गिवन लाइन कट दी वाई एक्सिस। अच्छा जी, ये बोला गया है, ठीक है। इसका जो मतलब है वो तुम लोगों को मैं आगे समझाता हूँ। यहाँ पर एब्सोल्यूट जो लिखा है ना, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब तुम डिफरेंस निकालोगे, अगर वो निगेटिव में निकल करके आए तो भी उसे तुम्हें पॉजिटिव में ही लिखना है। क्या होता है भी समझा दूंगा आगे, पहले हम लोग चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बनाने के लिए इसके हम लोगों को सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, तो दोनों काम करते हैं जल्दी से। तो ये रहा हमारा पहला इक्वेशन, मैंने यहाँ पर डब्बा बना लिया है। चलो जल्दी से इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसके लिए मैं y को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, 2x माइनस 2 को यहीं रहने दो, माइनस वाला y उधर जाकर के प्लस वाला y बन जाएगा। अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल करके आएगा। चलो बताओ x का वैल्यू क्या पुट किया जाए। यहाँ पर x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो y 0 हो जा रहा है ना। हाँ ठीक है, हम लोग वही पुट कर लेते हैं पहले। अगर मैं x इक्वल टू 1 लिखता हूँ तो तुम देखना यहाँ पर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस में 2 इक्वल टू वाई, और 2 1 जा 2 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 0 इक्वल टू वाई, यानी कि y की वैल्यू 0 आ गई x की वैल्यू 1 लिखने से। उसी तरीके से अगर मैं x का वैल्यू ही 0 डाल दूँ तो फिर क्या होगा सर जी, कुछ नहीं होगा, बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगा। देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 हो जाएगा, माइनस में 2 इक्वल टू वाई हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू वाई, है ना, ये तो 0 बन गया। तो x का वैल्यू 0 लेने से y का वैल्यू माइनस का 2 निकल करके आ गया। ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकले इसके नाम लिख देता हूँ मैं, 1 0 पहला वाला है, और दूसरा वाला जो b है वो है अपना 0 और माइनस का 2। ये हम लोग ने नाम दे दिया ताकि जब ग्राफ बनाए तो अच्छा लगे थोड़ा सा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 किया दिया हुआ है भाई, कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, 23 वाला बना रहे हैं बच्चों ना। 23 वाले में दिया है माइनस का 4x है, प्लस का y है, और फिर प्लस का 4 है इक्वल टू 0 है। इस बार ये y पहले से प्लस में है, मैं काहे इसको उधर ले जाकर के माइनस में बनाऊं, इस बार मैं दोनों को उधर फेंक देता हूं। तो ये हो जाएगा यहाँ से y इक्वल टू ये 4x इधर जाकर के प्लस का 4x हो जाएगा, और 4 इधर आकर के माइनस का 4 हो जाएगा। डब्बा बना लो जल्दी से, ये डब्बा बन गया x और y के लिए, ये x है, ये यहाँ पर y के लिए रखेंगे हम लोग। तो भाई 4 यहाँ पर x का वैल्यू कितना रखा जाए, x का वैल्यू फिर से अगर देखो मैं 1 रखता हूँ ना पिछले बार की तरह, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। मुझे आंसर मिल चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया है, यानी कि सॉल्यूशन मिल गया है। तो यहाँ से हो जाएगा इफ़ x इज इक्वल टू 1, अगर मैं x इक्वल टू 1 लेता हूँ तो y इक्वल टू हो जा रहा है 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस में 4, और 4 1 जा 4 हो जाता है, और ये हो जाएगा फिर हमारे पास -4, यानी कि 4 में से 4 माइनस होगा तो ये 0 आ जाएगा। तो x वैल्यू 1 लेने से y का वैल्यू 0 आ गया। उसी तरीके से अगर मैं x का वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो उस कंडीशन में y इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 4, ये हो जाएगा यहाँ से 0, और बचेगा हमारे पास माइनस का 4। तो x वैल्यू 0 लेने से y का वैल्यू माइनस का 4 आ गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वैल्यूज निकाल लिए हैं। यहाँ पर पॉइंट सी लिख देता हूँ 1 और 0, और पॉइंट डी दे देता हूँ इसका नाम, यानी कि 0 और माइनस के 4 का। तो हुआ क्या इससे मुझे ये पता चल गया कि जो सॉल्यूशन है वो यही है मेरा। लेकिन सिर्फ सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, इसको सॉल्व तो करना ही है, उसके बाद हम लोगों को डिफरेंस भी निकालना है। तो चलो ग्राफ वाले पेज में चलते हैं। तो ये ले लिए मैंने ग्राफ वाला पेज। सबसे पहले पॉइंट ए के पास आते हैं। पॉइंट ए हमारा x के लिए 1 है और y के लिए 0 है। x के लिए 1 और y के लिए 0 यहाँ पर रहेगा, ये मेरा पॉइंट ए हो गया। उसी तरीके से जो पॉइंट बी था हमारा, वो x के लिए 0 था और y के लिए माइनस का 2 था, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला पॉइंट x के लिए हमारे पास 0 हो जाएगा और y के लिए माइनस का 2 हो जाएगा। दोनों को मिला करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने दोनों को मिलाया और एक सीधी, अरे यार ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, सूख गया इतना जल्दी, रखे सूख गया 5 मिनट के ब्रेक में। दूसरा वाला तो है जिंदा, रुको, ये वाला जिंदा होगा, ये भी चला गया यार, कैसे हो गया? इन लोगों में ढक्कन खोल के छोड़ दिया था इसलिए ऐसे ख़राब हो जाता है बच्चों, मेरे को नहीं पता था ये बात यार। आधे घंटे के लिए मैंने ब्रेक क्या ले लिया, खत्म हो गया, कोई बात नहीं। पेन अभी इसमें पानी वानी डाल के मैं इसको जिंदा कर दूंगा, चिंता मत करो। ये पहला लाइन बन गया। दूसरे अच्छा, ये वाला जो पॉइंट था मेरा, ये वाला पॉइंट ए था, और यही वाला पॉइंट हमारा पॉइंट सी भी है मेरे बच्चों। यही वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पॉइंट सी भी है। ये वाला पॉइंट तो मेरा पॉइंट बी था। अरे यार ये पेन भी नहीं चल रहा है, कहाँ हो गया अचानक से। अब उसके बाद दूसरा जो हमारे पास पॉइंट था डी, सी तो हम लोगों ने पहले मार्क कर ही लिया है। पॉइंट डी था हमारा 0 और माइनस का 4, तो ये वाला पॉइंट होगा। ये वाला जो पॉइंट है वो x के लिए 0 हो जाएगा और y के लिए अपना माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे मिला देते हैं, तो ये आ करके ऐसे मिल जाएगी। ये जो मैंने लाइन बनाया ना, ये लाइन मिल गई। तो पहला तो हम लोगों ने सॉल्यूशन निकालना था, तो सॉल्यूशन भाई यही वाला पॉइंट होगा। अब तुम लोग यहाँ पर लिखोगे कि जो सॉल्यूशन है, जो क्या हो गया बच्चों अचानक से, अभी ना मैं इससे लिख रहा था यार, ये पेज खराब है क्या?
लगता है पेज खराब है का। सॉल्यूशन जो है वो हमारा x के लिए 1 हो जाएगा और y के लिए 0 हो जाएगा। जहाँ पर कट होता है उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन वो होगा x के लिए 1 और y के लिए 0। अब उसके बाद बोला था एब्सोल्यूट डिफरेंस बताइए बिटवीन द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स जो हमारे वाई एक्सिस में हैं। यहाँ पर मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, समझना इसमें बोला क्या गया है। इस ग्राफ को देख करके तुम्हें समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस, हमें यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। ठीक है, किसका डिफरेंस निकालना है? बिटवीन द ऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट बोलते हैं बेटा वाई वाले वैल्यू को, एक्स वाले को कहा जाता है एब्सिसा, वाई वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलाकर कहा जाता है कोऑर्डिनेट। तो हमें ऑर्डिनेट का यहाँ पर डिफरेंस निकालना है, और किसका? ऑफ द पॉइंट वेयर गिवन लाइन कट दी वाई एक्सिस, यानी ये दोनों लाइन जो वाई एक्सिस को जहाँ पर कट कर रहे हैं ना, तो उन पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का हम लोगों को डिफरेंस निकालना है। जैसे जो पॉइंट बी था, ये वाला पॉइंट हमारे लिए एक्स के लिए 0 था और वाई के लिए -2 है। ये वाला जो पॉइंट है वो x के लिए 0 है और y के लिए -4 है। ठीक है, तो हमें ये जो y वाला पार्ट है ना, इसको ऑर्डिनेट कहा जाता है, हमको इसका डिफरेंस निकालना है। और जो एब्सोल्यूट लिखा है उसका मतलब ये होता है कि इनके बीच का हम लोगों को ना पॉजिटिव वाला ही डिफरेंस निकालना है। पॉजिटिव वाले का मतलब क्या है वो समझना। यहाँ पर तुम लिख लेना कि जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, इस तरीके से एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन, वही जो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऑर्डिनेट्स वगैरह, मैं यहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट समझा रहा हूँ। इसके लिए ना 2 लाइन ऐसे ड्रॉ किया जाता है। पहले एक लाइन ऐसे बनाया जाता है, फुल स्टॉप जैसे हिंदी में बनता है ना, वैसी वाली एक सीधी लाइन बनाओगे। पहला वाला नंबर हमारे पास -2 है, उसमें से हमें माइनस करना है। किसको माइनस करना है? तो माइनस वाले 4 को माइनस करना है। ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस निकालना है। इधर एक लाइन ऐसे बनाया जाता है, इधर एक लाइन ऐसे बना दिया जाता है, ये है इसका तरीका। अब होता क्या, इस लाइन का मतलब ये होता है ना बच्चों कि अंदर में जो भी चीज़ है उसको जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर वो मान लो निगेटिव में भी आंसर आ गया तो इन लाइंस को हटा करके उसको पॉजिटिव में लिखा जाता है। ये होता है एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब, समझे? एब्सोल्यूट जहाँ पर वर्ड लिखा था, जैसे देखो यहाँ पर ये हो जाएगा -2 और ये बन जा रहा है +4, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा ऐसे 2 ही बन रहा है, बनने के लिए तो प्लस वाला ही 2 बन रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट खोल करके यहाँ पर प्लस का ही 2 लिखेंगे, ये वाली लाइन को हटा करके। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो माइनस का भी 2 बनता है ना, तो भी इस वाली लाइन को हटा करके हम प्लस का ही 2 लिखते हैं। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस का। ठीक है, तो इस तरीके से ई वाला क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। 23 वाला, चलो देखते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन बनाया जाए, 24 वाला बनाया जाए कि 25 वाला बनाया जाए। तो देखो 24 वाले में बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। पहले इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। हेंस राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर गिवन लाइन मीट द वाई एक्सिस, और उसके बाद फिर ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस में कहाँ पर टच हो रहे हैं, आपको उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में कहाँ पर टच हो रहा था, ये वाला लाइन 0 और -2 में कट हो रहा था, तो बस यही इसका आंसर हो जाता। और 0 और -4 हमारा जो है वो वाई एक्सिस में टच हो रहा है, तो वही आंसर हो जाता। सिंपल है, नहीं करा रहा हूँ, फालतू में टाइम पास नहीं करने का तुम लोगों का। 25 वाले में क्या बोल रहा है भाई, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे आराम से। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर गिवन लाइन्स मीट वाई एक्सिस, यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पर सेम काम किया है ना, डिफरेंस निकालने वाला काम, ऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाला है ना, वैसे यहाँ पर ऑर्डिनेट का ही सम करना है। यानी जब तुम लाइन बनाओगे तो लाइन जब वाई एक्सिस को कट करेगा, तो जिस भी पॉइंट पर कट करेगा तुम्हें काम करना है उस पॉइंट के जो ऑर्डिनेट्स हैं उनका आपस में सम निकाल देना है। बन जाएगा बच्चों? नहीं बने, देखो तुम लोग अगर बोलोगे नहीं सर नहीं बन रहा है, तो फिर मैं बताऊंगा। अगर बन जाएगा जो मैंने समझा चुका है, तो फिर एक ही चीज़ को बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है ना। इससे 2 नुकसान होगा, पहला तो टाइम वेस्ट होगा, और दूसरा नुकसान ये होगा कि फिर मैं आगे की वीडियो जल्दी जल्दी बना नहीं पाऊंगा, एक ही एक्सरसाइज में अटके रहूँगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा, तो एक छोटा सा ही फायदा होगा कि जो बच्चे स्कूल का नोट्स कॉपी कंप्लीट करने के लिए मेरा वीडियो देखते हैं, बस उन लोग नोट्स कॉपी कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत हो, कोई ऐसा खतरनाक क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर डेसिमल वगैरह आ जाए, तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अलग से उस वाले क्वेश्चन को करा दूंगा। क्या चिंता कर रहे हो? ठीक है, तो चलो ये 25 वालों को भी नहीं कराता हूँ फिलहाल, कुछ नया मैं ढूंढ रहा हूँ, कुछ नया मिल जाए तो करते हैं सॉल्व। इसमें क्या बोल रहे हैं 26 में, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट, इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली। इसको कराता हूँ, क्यों इसको कराता हूँ वो समझना। इसमें बोल रहा है कि पहले चेक कीजिए ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि पहले ग्राफ बनाइए और फिर बताइए कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये चीज़ हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह में किए थे,
लेकिन उसमें अलग ये था कि वहाँ पर हमें पहले ग्राफ बनाना था और फिर बताना था कंसिस्टेंट है कि नहीं। इसमें हम लोगों को ना जो एक्सरसाइज 3.1 में हमने सीखा है उससे पहले पता करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, और अगर कंसिस्टेंट निकल गया तो फिर हम लोगों को इसको ग्राफ बनाना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, ये मैं तुम लोगों को करा देता हूँ सॉल्व। तो देखो जो पहला इक्वेशन वो है x प्लस 3y इक्वल टू 6। दूसरा वाला इक्वेशन को पहले 3y लिखा है, फिर माइनस में 2x लिखा है, उसके बाद इक्वल टू माइनस का 12 लिखा है। तो पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे। सीधा कैसे करेंगे, पहले मैं इस माइनस के 2x को लिखूंगा, फिर ये प्लस का 3y को लिखूंगा और इक्वल को साइड में माइनस के 12 को लिखूंगा। और ऐसा मैंने क्यों किया वो भी बता देता हूँ। देखो बच्चों 3.1 में हमने क्या सीखा था कि जो x के साथ होता है वो a कहलाता है, y के साथ वाला b कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले इक्वेशन में है वो a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ये मेरा a2 होगा और ये b2 होगा। लेकिन कुछ बच्चे हड़बड़ी में अगर इस चीज़ को सीधा नहीं करें, या फिर मान लो अगर सीधा नहीं भी करोगे तो भी तुम्हें a1 जो है ना, सॉरी a1 अगर तुमने इसको लिया है तो जो a2 है वो तुम्हें इस वाले नंबर को लेना है। कई बच्चे हड़बड़ी में a2 इसको ले लेंगे, क्योंकि जो पहले दिखता है उसको हम लोग a1 a2 बोलते हैं, हम ना, यही गड़बड़ होता है ना। तो इसीलिए मैंने इसको सीधा कर लिया। तो तुम लोग एग्जाम में चीज़ ध्यान रखना, सीबीएसई थोड़ा सा गेम करता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो याद करो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी थी। हमने यहाँ पर सीखा ये था, सॉरी बच्चों अचानक से कॉल आ गया था, मोबाइल मैंने फ्लाइट मोड में डाला नहीं था, कॉल आ गया और वीडियो कट हो गया। मैं तुम लोगों को इसमें ये बता रहा था कि भाई अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो वो कंसिस्टेंट है नहीं है। ये चीज़ें हमने 3.1 में सीख रखी हैं। क्या सीख रखी हैं कि हम निकालते हैं a1 बाई में a2 पहले। तो a1 कौन सा नंबर है, जो पहले वाले इक्वेशन में x के साथ होता है वो a1 होता है। a2 कौन सा नंबर है, जो दूसरे इक्वेशन में x के साथ होता है उसको a2 कहते हैं। तो a1 बाई a2 हमारा माइनस का 1/2 निकला। उसी तरीके से फिर हम निकालते हैं b1 बाई b2। तो b1 बाई b2 कैसे निकलता है, सेम उसी तरीके से जो y के साथ है उसको हम b1 कहेंगे और दूसरे वाले इक्वेशन में जो y के साथ है उसको b2 कहेंगे। तो ये हो जा रहा है 1/1। तो तुम यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हो कि जो a1 बाई a2 है और जो b1 बाई b2 है दोनों अलग अलग निकल कर क्या रहे हैं। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे कि भाई a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और अगर a1 बाई a2 नहीं है इक्वल b1 बाई b2 के, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दे इंटरसेक्ट। क्या होते हैं, ये इंटरसेक्ट होते हैं, यानी इसका वन सॉल्यूशन होता है। तीन टाइप पढ़े थे ना, a1 बाई a2 अगर इक्वल ना हो b1 बाई b2 के तो वन सॉल्यूशन होता है। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल हो और c1 बाई c2 को भी इक्वल हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। और अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल हो लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल ना हो तो नो सॉल्यूशन होता है, जीरो सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारा a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं हुआ मतलब वो इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि वन सॉल्यूशन हो गया। और वन सॉल्यूशन हो गया तो तुम यहाँ पर अब लिख दोगे कि द सिस्टम इज, यानी कि जो हमें सिस्टम दिया हुआ है दो इक्वेशन का वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट ऐसे लिख देने का। ठीक है, ओके जी, समझ में आ गई, इतना क्लियर बाय इतना। अब जब ये कंसिस्टेंट है तो हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए चलो इसके डब्बे बना लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इक्वेशन 1 से बनाने जाऊं तो इक्वेशन 1 में मेरे पास है x प्लस में 3y इक्वल टू 6। इसी को उठा करके उधर फेंक देते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस में 3y। और यहाँ पर बना लेते हैं एक बक्सा, और इस बक्से के अंदर जादू के पिटारे के अंदर हम लोग रखेंगे x और y के वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर से y का वैल्यू अगर मान लो मैं 0 ले लेता हूँ, इफ़ y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 6 आ जाएगा। तो x 6 निकला जब मैंने y का वैल्यू 0 लिया। और क्या कर ले, अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पर क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, क्या ले लूँ, y का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो x का वैल्यू फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, वही ले लेता हूँ। y का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये तो हमारा 6 माइनस में 6 आ गया, बोले तो 0 आ गया। तो y का वैल्यू 2 लेने से x का वैल्यू 0 निकल करके आ गया। ठीक है, पहले इक्वेशन से हो गया। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो अपना सेकंड इक्वेशन है हम उसका भी यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन में बच्चों है माइनस का 2x प्लस का 3y और इक्वल के उस साइड में है माइनस का 12। अब इसको ध्यान से समझना, इसको कैसे करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं इस 3y को उधर भेजता हूँ, इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2x इक्वल के उस साइड में माइनस का 12 माइनस का 3y हो जाएगा। अब इन दोनों से मैं माइनस की साइन को कॉमन ले लूँगा, उसके लिए -1 बाहर निकाला रखते हैं। देखो इस तरीके से ये माइनस का 2x यहाँ पर है, इधर माइनस का 1 ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा, ये 12 प्लस में 3y हो जाएगा। बुझाया इतना, समझ में आया सारे बच्चों को इतना।
अब ये माइनस से माइनस को तुम कैंसिल कर सकते हो। कैसे होता है, जब मैं 2 को इधर भेजूंगा ना डिवाइड में, तो ऊपर भी -1 नीचे भी -1, तो जैसे माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमारा प्लस होता है ना, वैसे ही माइनस डिवाइड बाई माइनस भी हमारा प्लस हो जाता है। तो इससे बढ़िया हम यहीं पे इसको कैंसिल कर देंगे, 1 को लिखने की जरूरत है नहीं। इधर 12 प्लस में 3y आ गया। अब इस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस में 3y और फिर डिवाइड बाई में 2। ये बन गया इक्वेशन। माइनस में बनाता तो तुम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने नहीं बनाया माइनस वाला। अब यहीं पे बगल में हम लोग सॉल्व करके इनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको लिखते हैं। क्या क्या लिया जाए भाई सॉल्यूशन, यहाँ पर y के बदले में क्या लिखूँ मैं, ताकि x का वैल्यू निकल करके आ जाए। मान लो y के बदले में अगर मैं 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। देखो अगर मैं y का वैल्यू यहाँ पर 0 लेता हूँ तो उस कंडीशन में x इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइड बाई 2, तो ये तो 0 हो गया। फिर 12 डिवाइड बाई 2 बचेगा, और 12 डिवाइड बाई 2 तो अपना 6 होता है। तो y वैल्यू 0 लेने पर x का वैल्यू 6 आ गया। यहाँ पर भी वही आंसर आया था। दोनों में सेम आंसर आने का मतलब समझ गए तुम लोग ना, यानी कि ये दोनों लाइन इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि यही इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। 26 वाले का सॉल्यूशन भी जो होगा ना, यही 6 और 0 हो जाएगा। लेकिन ग्राफ में बना के दिखाना भी पड़ेगा। अभी हमको पता जरूर चल गया है कि ये सॉल्यूशन है, लेकिन हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते ना बच्चों, हम लोगों को सॉल्व करके भी दिखाना पड़ेगा। और क्या किया जाए, और क्या किया जाए, मैं चाहता हूँ x का वैल्यू 0 आना। जैसे यहाँ पर मैंने x का वैल्यू 0 लाया था ना, वैसे ही मैं चाहता हूँ यहाँ भी x का वैल्यू 0 आ जाए। तो x का वैल्यू 0 लाने के लिए मुझे ऊपर में 0 बनाना पड़ेगा। 0 बनाने के लिए ना 4 अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, 4 3 जा 12 और ये 12 हो जाएगा। अगर मैं माइनस का 4 लेता हूँ तो फिर उस कंडीशन में माइनस का 12 बनेगा। ठीक है, y इक्वल टू मैं माइनस का 4 ले लेता हूँ, तो x इक्वल टू देखो पहले से 12 है, 3 मल्टीप्लाई में y है तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई में करेंगे, डिवाइड बाई में 2 है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारे ऊपर में +12 -12 है ना, 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस में डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो जब हम लोगों ने y का वैल्यू माइनस का 4 लिया तो x का वैल्यू 0 आ गया। आगे समझ बुझा गया। कोशिश यही करना चाहिए, पता है तुम लोगों को, कोशिश यही करना चाहिए कि या तो x का वैल्यू 0 आ जाए या तो y का वैल्यू 0 आ जाए। उससे फायदा ये होता है ना कि पॉइंट एकदम फटाक से हमारे एक्सिस में ही मिल जाता है, या तो x एक्सिस में मिल जाता है या तो y एक्सिस में मिल जाता है। अगर नहीं आ रहा है बहुत दिमाग लगाने के बाद भी, तो फिर कहीं भी पॉइंट फाइंड कर लो, बट कोशिश यही रहना चाहिए कि x और y का वैल्यू हमारा कोई ना कोई 0 हो जाए, तो उससे जल्दी मिलता है ग्राफ बनाने में। तो ठीक है, ये हो गया एक पेज इधर हम लोगों का पूरा कंप्लीट। पहले हमने चेक किया, उसके बाद हमने सॉल्यूशन बनाए, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। एक काम तो रही जा रहा है बच्चों, इनका नाम देना। इनका नाम कर देते हैं ना, जैसे छोटे बच्चों का नाम लिख दिया जाता है वैसे इनका भी कुछ नाम दे दिया जाए। ये ए और बी हो जाएंगे, और यहाँ पर ये पॉइंट सी हो जाएगा 6 0, और पॉइंट डी हो जाएगा अपना 0 एंड -4। अब सही है। अब चलो ग्राफ पेज में। तो भाई सबसे पहला वाला जो हम लोगों ने पॉइंट ए निकाला है वो x के लिए 6 और y के लिए 0 है। तो देखो फटाक से यहाँ पर मुझे मिल गया, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले लाइन पर x के लिए 6 और y के लिए 0। उसी तरीके से जो पॉइंट बी है वो x के लिए 0 है और y के लिए 2 है, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। ये पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट अपना बी हो गया, और जो पॉइंट ए है वही हमारा पॉइंट सी भी है। और जो पॉइंट डी है हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट, वो x के लिए 0 और y के लिए -4 है, तो ये वो यहाँ पर आ जाएगा, x के लिए 0 और y के लिए -4। मेरे स्केल कहाँ फेंक दिया मैंने, यहाँ पे है। अब इनको मिला देते हैं, पहले ए और बी को मिलाते हैं। तो ये ए बी नाम का जो लाइन बनेगा वो एक इक्वेशन के लिए बनेगा, पहले वाले के लिए। ये जो ए बी बना है वो एक इक्वेशन के लिए बन गया, और मैंने दूसरे में भी पानी भर दिया, तुम चिंता मत करो, ये चलने लगा होगा अब तक। अब यहाँ पर मैं बी से, अरे ये पॉइंट डी था ना, देखो चलने लगा ना। कभी भी स्केच ना चले ना तो पापा को ये नहीं बोलने का कि पापा नया स्केच ला करके दे दो, थोड़ा सा पानी डालो 1-2 बूंद, तुम्हारा स्केच चलने लगेगा बढ़िया से एकदम चकाचक। तो ये जो दूसरा वाला मैंने लाइन बनाया है, ये बना है सेकंड वाले इक्वेशन के लिए। दोनों इक्वेशन के लिए लाइन बना और दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 6 और 0। खेल खत्म, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर ये हमने कौन सा बनाया बच्चों, 26 वाला बनाया ना। लिख भी देता हूँ ना, तुम्हें नोट्स भी तो देना है। हाँ, नोट्स का तो बताना भूल गया था क्या मैं तुम लोगों को। ये जो मैं इतना बना रहा हूँ ना मेहनत कर करके नोट्स, इसका PDF बनाऊंगा अलग से, और फिर उसको मैं टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करूँगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो बच्चों, इसके बाद जो 27 और 28 वाला क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वही काम करना है कि पहले चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया। यहाँ पर भी वही चीज़ बोला गया है कि कंसिस्टेंट चेक कीजिए, अगर है तो सॉल्व कर दीजिए ग्राफिकली। तो सेम काम मैं कर चुका हूँ, तुम्हारा काम आसान कर चुका हूँ। लास्ट वाला वर्ड प्रॉब्लम है, इसे मैं बनाना सिखा देता हूँ। इसमें ये बोला गया है कि एक मैन लेंट अ पार्ट ऑफ हिस मनी एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 15% पर एनम।
हिज इनकम एट द एंड ऑफ ए ईयर इज 1900। यानी कि एक आदमी है, उसने उधार दे दिया अपने पैसे को। पहला उसने काम किया कि एक पार्ट को 10% पर एनम के हिसाब से दिया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो बचा हुआ पैसा है उसको 15% पर एनम के हिसाब से उसने दिया है। तो वो जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो हम लोगों को बताया गया कि उसकी जो इनकम हो रही है वो इतनी हो जा रही है। लेकिन अगर वो इंटरचेंज कर दे रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टू सम, यानी कि जितना पैसा वो पहले वाले बंदे को दिया था 10% के हिसाब से और दूसरे वाले बंदे को 15% के हिसाब से दिया था, कुछ पैसे अलग अलग पैसा दिया था उसने, तो पहले वाले को अगर 15% के हिसाब से दे दे और दूसरे वाले को अगर 10% के हिसाब से दे दे ना, तो ही वुड हैव अर्न 200 मोर। यानी कि जो उसको 1900 मिल रहा था, अब इसमें 200 उसको ज़्यादा मिल जाएगा, यानी कि उसको 2100 मिल जाएगा। तो फाइंड द अमाउंट लेंट इन बोथ केसेस। तो ये पता कीजिए कि उसने आखिर कितना कितना अमाउंट उसने दिया था। इसमें मुश्किल क्या है पता है? इसमें मुश्किल है इक्वेशन बनाना। उसके बाद तो ग्राफ बना करके तुम आंसर निकाल ही लोगे, मेन काम इसका इक्वेशन कैसे बनता है वो समझना। और तुम्हें इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ इसका। तो देखो, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो उसने पहले वाले बंदे को पैसा दिया था ना, जो 10% के हिसाब से, मान लेते हैं कि उसने x रुपये दिया था, कोई भी एक अमाउंट होगा तो x में मान लिया है। और जो दूसरे वाले को उसने पैसा दिया था 15% के हिसाब से, मान लेते हैं कि उसको उसने y रुपये दिए थे। y मतलब कुछ भी अमाउंट हो सकता है। अब जो यहाँ से इक्वेशन बनेगा उसे ध्यान से समझना, यानी कि कैसे हम लोगों से, देखो पहले हम लोगों को साफ साफ कहा गया है कि दोनों को मिला करके जो उसे प्रॉफिट हो रहा है ना, वो टोटल 1900 का हो रहा है। यानी इसको और इसको अगर मैं प्लस करता हूँ, इन दोनों को नहीं, ये एक्स और वाई को नहीं, जो 10% उसको मिल रहा है ना इस एक्स वाले में, और इस वाई वाले में जो 15% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट जो होता है वो प्रॉफिट होता है, ये पैसा जो उसने दिया है वो तो उसी का पैसा, उसमें थोड़ी प्रॉफिट कहेंगे। तो हम लोगों को पता करना पड़ेगा जो 10% होगा एक्स का वो कितना होगा। तो एक्स का 10%, यहाँ पर मैं रफली से तुम्हें समझा रहा हूँ, 10% ऑफ एक्स निकालने के लिए ये काम किया जाता है। वैसे ये क्लास 6 का टॉपिक है, लेकिन ध्यान से समझो। हम इसको लिखते हैं 10 डिवाइड बाई 100। परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई की साइन, और ये एक्स उतर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों के पास ये नीचे में 2 जीरो है ना, तो राइट साइड से यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता है, यानी कि 0 पॉइंट में 1 जीरो हो जाएगा इस तरीके से, और ये एक्स उतर जाएगा। इसमें जीरो को कट भी किया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें तो बच्चों वाला तरीका समझा रहा हूँ, अभी कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। डायरेक्ट तुम देखो, नीचे में अगर 2 जीरो है तो ऊपर में जितने भी डिजिट है उनके राइट 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो। तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाने के बाद कुछ बचा ही नहीं, तो इधर एक जीरो लिख दिया जाता है। तो ये जो 0 पॉइंट में 10x लिखा हुआ है ना, इसका ये क्या है पता है? ये x का 10% है। यानी कि जितना भी उसने पैसा दिया था सामने वाले को उधार में, तो उसका 10% जो निकलेगा ना वो इस तरीके से निकलेगा। 0.10 का जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा। समझ में आया मेरी बात? तो ये उसका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बोले तो जो उसका प्रॉफिट है, जो क्वेश्चन बोला था ना कि उसको फायदा होता है, तो ये प्रॉफिट है इतना। तो पहले वाले में इक्वेशन अगर हम बनाए केस नंबर 1 में, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 0.10x, ये प्रॉफिट हो गया, और प्लस में इस वाले में हो जाएगा उसी तरीके से सेम टू सेम 0.15y, ठीक है, और इक्वल के उस साइड में टोटल जो उसको नेट प्रॉफिट हो रहा है वो 1900 का हो रहा है। तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। अब उसके बाद इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, पहले तो इस तरीके से लिखना है, क्योंकि ये इसका बेसिक तरीका है, कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर अभी डेसिमल में आ गया, डेसिमल वाला सॉल्व करने में तो ना नहीं याद आ जाएगी, तो इसके लिए मल्टीप्लाई किया जाता है। कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है? तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों तरफ का मल्टीप्लाई किया जाता है बाई 100 से। अगर हम इसका लेफ्ट का भी मल्टीप्लाई 100 से कर दे और राइट का भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट और राइट में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब बच्चों 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अपना 10x बन जाएगा, यहाँ पर जब 100 से होगा तो ये अपना 15y हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में जब 100 से होगा तो बस 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो पहले से 2 जीरो और लग जाएगा। तो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन बना। लेकिन अभी भी तुम इसको इक्वेशन नहीं लोगे, अभी भी तुम इसको छोटा करोगे। कैसे छोटा करें सर? तो देखो, दोनों में से 5 कॉमन मिल रहे हैं ना, तो दोनों में से 5 को कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 2x प्लस में 3y, और इक्वल के उस साइड में 190000। ठीक है, अब क्या करें सर? तो इसके बाद अब ये 5 को तुम यहाँ ट्रांसफर करोगे, यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में है जब कॉमन लिए, तो जब इसके पास जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इस तरीके से 190000, और डिवाइड बाई में 5 आ जाएगा, फिर इसको बैठ करके कट करना पड़ेगा। तो मैंने इसका कैलकुलेशन पहले ही कर लिया बैठ करके। तो जब तुम इसको कट करोगे तो उस कंडीशन में तुम्हारे पास नंबर निकल करके आ जाएगा 38000। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर से 2x प्लस में 3y, और इक्वल के उस साइड में इसको जब हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 38000।
और ये बना तुम्हारा एक्चुअल में पहला इक्वेशन। तो मैं बोला था ना मेहनत करना पड़ेगा इक्वेशन बनाने में, यही मेहनत करना पड़ेगा। ये मैंने फर्स्ट वाले केस के लिए बनाया है। अब हम लोग सेकंड वाले केस के लिए बनाते हैं। केस नंबर 2 के लिए अगर हम लोग इक्वेशन बनाए तो उसमें बोला गया था बस इसको इंटरचेंज करना है, यानी एक्स वाले में यहाँ पर 15% करना है और जो यहाँ पर y वाला है उसको 10% कर देना है। तो ये हो जाएगा अपने पास 15x, है ना, जैसे यहाँ पर 0.10x हुआ था वैसे यहाँ पर ये हो जाएगा 0.15x, और उसी तरीके से जो यहाँ पर 15y हुआ था अब वो 0.10y हो जाएगा। बस इसको ही चेंज करना है। तो उसका जो प्रॉफिट है वो 200 ज़्यादा हो गया है ना, तो यहाँ पर 200 बस नहीं लिखना है, जो पहले का प्रॉफिट था 1900 उसमें 200 प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 2100, ऐसे करना है। फिर इसमें वही काम करना है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15x प्लस में 10y हो जाएगा, और इधर हमारे पास 2 जीरो बढ़ जाएगा, जो पहले से 2 था 4 जीरो हो जाएगा। फिर वही काम करो, दोनों में से 5 कॉमन ले लो तो ये 3x प्लस में 2y हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में 2 1 4 बार जीरो कर दो, एंड लास्ट में फिर से 5 को वहाँ ट्रांसफर करके कट पीट कर दो। इधर बच जाएगा तुम्हारे पास 3x प्लस में 2y, जैसे वहाँ पर हमारा 5 कट हुआ था ना, ये वाले को कट किया था, वैसे ये वाले को भी जब कट करेगा तो आंसर आ जाएगा 84000। ठीक है, नहीं 84 नहीं 42, सॉरी 4242000, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। गॉट इट। तो ये बना हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन तुम लोगों को ऐसे बनाने हैं। अब लोग सर इसका ग्राफ बनाए क्या? नहीं लल्ला, इसका ग्राफ बनाओगे बहुत बड़ा नंबर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व नहीं किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन को अल्जेब्रिकली सॉल्व किया जाता है। ग्राफिकली जब छोटे इक्वेशन होते हैं तब सॉल्व होते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राफ पेज में छोटे नंबर्स लिखने का जगह होता है। अब मान लो ऐसे नंबर आ गए तो इनको किया जाता है अल्जेब्रिकली सॉल्व। बोलोगे सर अल्जेब्रिकली क्या होता है? तो वो तुम लोगों को एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ाया जाएगा। ये RD शर्मा का बुक ना थोड़ा सा बेकार, मैं क्या बोलूँ, हम लोग को डांट भी नहीं सकता, बड़े बुजुर्ग लोग हैं। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन इन्होंने चिपकाया है ना CBSE 2025 के एग्जाम से, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि इस वाले क्वेश्चन को ग्राफिकली तो सॉल्व करना नहीं था, ये अल्जेब्रिकली सॉल्व होता है। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड 2 मेथड का नाम होता है, उससे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन इन्होंने बस यहाँ पर इस वाले एक्सरसाइज में चिपका दिया जहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ग्राफिकली है। इस एक्सरसाइज में तुमने थोड़ी अल्जेब्रिकली वाला मेथड सीखा है या सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड थोड़ी अभी तक सीखा है, वो तो तुम आगे सीखोगे। दिखाओ तुम लोगों को, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है अल्जेब्रिकली मेथड, यहाँ पर तुम देखो एलिमिनेशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप से जो लिखे हुए हैं ना ये मेथड होते हैं। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को तुम लोग बस इतना ही सीखो कि इसका इक्वेशन ऐसे बनाना रहता है, इसको ग्राफिकली नहीं करना है। एग्जाम तुम अपने स्कूल के टीचर से पूछ सकते हो, इसको तुम करोगे अल्जेब्रिकली, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा आगे के एक्सरसाइज में। जब सीख जाओगे तो तुम लोग इसको आराम से सॉल्व कर लोगे, बहुत ईजी पीजी है। ठीक है, तो फिलहाल आज का वीडियो होता है कंप्लीट। तुमने बहुत बढ़िया से डिटेल में ग्राफ वाले क्वेश्चंस को सीखा है। कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम पे आ जाओ, और डिटेल में अगर तुम लोगों को हमसे पढ़ना है तो हमारे बैच में आ सकते हो। पेड बैचेस में ज़्यादा अच्छे से टीचर एकदम फोकस होकर के कम बच्चों को पढ़ा पाता है। जैसे मैं यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ ना तुम इत्मीनान से, इससे भी ज़्यादा वहाँ पर मैं तुम लोगों को डिटेल में समझा पाऊँगा कि ये वाला ग्राफिकली क्यों सॉल्व होता है, या कोई भी कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें मान लो ये समझ में नहीं आया तो तुम वहीं पर तुरंत हैंड रेस करके मुझसे पूछ सकते हो। तो तुम लोग मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और तगड़े तगड़े क्वेश्चन के लिए तुम लोग मेरा बुक ले सकते हो, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है मैंने, और साथ ही साथ तुम्हें अमेजन में भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ताकि मैं आगे की वीडियो जल्दी से जल्दी बना सकूँ, नहीं तो 9th वाले मेरे को पकड़ के ले जाएंगे, बोलेंगे सर 9th की वीडियो बस बना दो, 10th वाले भैया लोग को मत पढ़ाओ, क्योंकि हम लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपको। तो ऐसा नहीं होने देना ना, तुम लोग भी सपोर्ट करना ताकि मैं तुम लोगों को भी वीडियोज़ जल्दी बना सकूँ। थैंक यू वंस अगेन प्यारे बच्चों।